और गाइस मैं ये मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अभी तक कुल 120 चैप्टर आ चुके हैं। मैं गाइस आपको बता दूं कि इस मानवा को हो सकता है किसी एक्सप्लेनर ने 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियोस जिसमें उसने करीब 10 या 20 चैप्टर कवर कर दिया हो, पर मैं बता दूं कि इसमें 120 चैप्टर्स हैं और मैं इसे आज से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। तो अगर कोई कह रहा है ये कि इसको पहले से किसी ने एक्सप्लेन कर दिया है या फिर इसे मत करो, तो प्लीज ये बात आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि मेरा ये फेवरेट मानवा है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो एमसी है वो इतना बड़ा शेडी रहता है, डीमन मॉन्स्टर रहता है कि आपको वो देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या 15 साल बीत चुके हैं? 15 साल पहले इन वुडोंग सेक्ट वालों ने मुझे एक्यूज किया था, मुझे बहुत ज्यादा ही गलत चीजों के लिए मारा था, पीटा था। क्यों? बस इसलिए क्योंकि मैं डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करता था। पर बस मेरा सब्र टूट चुका था और मैंने एक जंग छेड़ दिया इन सभी वुडोंग सेक्ट और जितने भी राइटर्स अलायंस सेक्ट वाले लोग हैं उन पर। और फिर वो जो जंग थी वो ग्रेट डार्क डिवाइन वार में बदल गई और तब से खूनों की बारिश होने लगी। हर जगह पे बस खून ही खून था और हर जगह पे जंग चल रही थी, पर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं इन वुडोंग सेक्ट वालों के सेक्ट को ही इस दुनिया से गायब करके रहूंगा। मैंने उनके हर एक सेंचुरी को जला दिया, उनके हर एक पेविलियन को जला दिया और उनके मार्शल आर्ट को भी जला दिया। उनके मैंने हर एक एल्डर को मार डाला। बस मैंने उनके सेक्ट मास्टर को छोड़ दिया और हर एक एल्डर को नहीं छोड़ा। और इसी तरह वक्त गुजरता गया, मैंने वुडोंग सेक्ट को खत्म कर दिया। पर फिर भी आज देखो मैं किस हालत में हूं। आज मैं मौत के मुंह में आ चुका हूं और बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। क्या इसे ही कहते हैं कि जब आपका मौत आ जाता है तो आपकी सारी यादें उस समय आपकी आंखों के सामने चलती रहती हैं? इन सारी यादों को मैं याद कर रहा हूं। ये मेरे एल्डर्स, मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ इस डार्क सेक्ट को बनाया, वो लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर मेरा जो चहीता था, मेरा डिसाइपल जो कि मेरा फेवरेट था, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, फिर भी वो मेरा सबसे वफादार डिसाइपल था। वो कहां है? क्या वो मेरे लिए एक ऐसा मेडिसिन हर्ब खोजने गया है जो मुझे फिर से जवान बना सकता है? पर उस मूर्ख को नहीं पता कि ऐसा कोई मेडिकल हर्ब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो मूर्ख लड़का, काश वो मेरे सामने होता तो मैं आखिरी वक्त में उसे देख पाता। मेरी यही इच्छा है कि वो मेरे साथ हो। पर गाइस तभी हमारा हीरो इस मुरीम वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है कि ये मुरीम वर्ल्ड 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला डार्क लीजन्स, दूसरा मुरीम अलायंस और तीसरा मेरा डार्क सेक्ट। ये तीनों मिलकर मुरीम अलायंस बनते हैं और मैं इस डार्क सेक्ट का एक लौता सुप्रीम लीडर हुआ करता था। मेरा नाम हॉक्यून मुगोंग, हाँ यही मेरा नाम था। मैं बहुत ज्यादा ही इविल लोगों को पनिशमेंट देता था और जो मुझसे माफी मांगता था उस पर मैं मर्सी भी दिखाता था। पर मेरी मर्सी दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता था। इस वजह से वहां के जितने भी लोग हुआ करते थे, जो राइटर सेट के बंदे हुआ करते थे, वो मुझे बुरा कहते थे। कितने बड़े मूर्ख हैं वो लोग। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देता जो कि मेरे लिए काम करता हो या मेरे भलाई के लिए काम करता हो। पर फिर भी मैंने इस 40 साल के जंग के बाद हर जगह पे शांति कर ली और मैंने इस वुडोंग सेक्ट वालों से एक ट्रूस कर लिया कि अब मैं इन पे अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग मुरीम वर्ल्ड में सबसे निचले स्तर पे जा चुके थे। उनका सेक्ट लगभग तबाह हो चुका है। मैं अभी भी सोचता हूं कि क्या मेरे पास वो सारी चीजें हो सकती थी। मैं इस दुनिया की सारी औरतों के साथ रह सकता था, इस दुनिया के खजाने को अपने पास रख सकता था, पर मैंने ये सब नहीं किया। मैंने जिंदगी भर बस लड़ाई की, जंग की और मैं आखिर में यहां पर आकर इस बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, क्योंकि ये जो हेवनली मौत है ना, वो सबको आती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, यही प्रकृति का नियम है। पर फिर भी मैं अपनी जिंदगी को रिग्रेट करता हूं। काश मैंने इतना ज्यादा अपने पैसों को खर्च किया होता कि मेरा मन न भरा होता। काश मैं सारी लड़कियों के साथ घुमा फिरा होता, उनके साथ मौज मस्ती किया होता, तो मुझे आज इस डेथ बेड पे कभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा होता। पर यार जब मैं सांसें लिया कर रहा हूं तब तक मुझे तकलीफ हो रही है सांस लेने में। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब फाइनली मैं अब यहां पर मरने वाला हूं। पर गाइस तभी वो अपने डिसाइपल्स की तरफ देखता है, उनके शिष्य की तरफ देखता है और सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरे अच्छे लॉयल डिसाइपल्स तो यहां पे हैं जो मेरी चिंता करते हैं। पर गाइस तभी हमारे ये जो हीरो होते हैं बुढ़े, उनके डिसाइपल्स कहते हैं अरे ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं है यार, जिंदगी भर ये जिंदा रहता था, अपने बॉडी का इसने इतना ख्याल रखा, इसकी वजह से ये मर नहीं रहा है, जल्दी मर जा बुढ़े, मर जा, क्या कर रहा है तू, जी कर यार। वहीं पे एक डिसाइपल आता है और कहता है तुम लोग चिंता मत करो, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। मुझे इस मास्टर ने बहुत अच्छे पॉइजनस आर्ट सिखाए थे जिससे मैं तुरंत ही इनका वहीं पे काम तमाम कर दूंगा। और ये देखने के साथ ही हमारा ये जो हीरो मास्टर होता है वो सोच लगता है क्या ये सब मेरे वफादार डिसाइपल्स हैं, ये मेरे डिसाइपल्स नहीं है, ये सब गद्दार हैं, गद्दार। मैंने इन सबको जीवन भर अच्छे से सिखाया, खाना खिलाया, अच्छे से रखा, फिर भी आज ये आखिरी समय में मेरे मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। पर तब ये डिसाइपल्स कहते हैं तुम्हें पता है यार इस मास्टर ने मुझे कितना ज्यादा तड़पाया है जिंदगी भर, इसने मुझे कितना ज्यादा दर्द दिया है। पर चलो अच्छा हुआ अगर इनका जो चौथा डिसाइपल चुन है ना, वो अगर यहाँ पे आ जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। उसके पास इमॉर्टल हर्ब अगर उसे मिल गया तो ये मास्टर फिर से जिंदा हो जाएगा। पर मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि काश उसे इमॉर्टल हर्ब ना मिले और वो फिर से यहाँ पे ना आ पाए। देखो बस थोड़ी देर बची हुई है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये देखते ही हमारे जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर इन सबसे कहते हैं अरे बंदो तुम लोग मेरे मौत का तमाशा यहाँ पे बना रहे हो, मैं तुम लोग को कभी नहीं माफ करूंगा, तुम लोग मेरे ट्रू डिसाइपल्स नहीं हो, बस मेरा चुन ही एक जो मूर्ख डिसाइपल था वही मेरा असली डिसाइपल है। पर गाइस तभी ये सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं कि हमारा समय आ चुका है, हो। चलो बस अब ये देखना है कि कौन यहाँ का अब सुप्रीम लीडर बनेगा, हम तीनों में से कोई तो बनेगा ही बनेगा। पर गाइस तभी ये जो मास्टर होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो ही रहे होते हैं कि वहां पे ग्रीम रीपर आ जाता है। तो गाइस अगर आपको ग्रीम रीपर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये मौत के दूत होते हैं जो इंसानों को 3 बार आवाज देते हैं और तीसरी बार आवाज देने पे ये तुम्हारी सोल को उठाकर नर्क लोक लेके चले जाएंगे। और ये जो ग्रीम रीपर होता है वो इसका पहला नाम बुला चुका होता है, हाक्योन मुगोंग। और गाइस ये सुनते ही ये जो हमारे मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इसने पहला नाम ले लिया, जैसे ये 3 बार मेरा नाम लेगा ये मेरे सोल को मेरे बॉडी से निकाल कर ले जाएगा, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डिसाइपल्स भी मेरा साथ नहीं देंगे। अब चलो ठीक है, मैं अपने पास्ट के सारे जो जितने भी रिग्रेट्स हैं
उन्हें कंप्लीट कर लेता हूं, उन्हें याद करके मैं उन्हें भुलाने की कोशिश करता हूं ताकि मौत के बाद मुझे कोई रेग्रेट ना हो। पर गाइस तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है, मास्टर। और गाइस ये बंदा चुन होता है, जो हमारे ये मास्टर का चौथा डिसाइपल होता है। उसे देखकर मास्टर सोचने लगते हैं, अरे ये चुन मुकियांग ये फाइनली यहाँ पे आ गया, और ये जो फैंटेसी हर्ब इमॉर्टल हर्ब को खोजने गया था वो इसे नहीं मिला। चलो अच्छी बात है, आखिरी वक्त में मैं इसे देख तो सकता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट डिसाइपल हुआ करता था, मेरे फेवरेट डिसाइपल, तुम ही मेरे अच्छे डिसाइपल हो, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। पर गाइस तभी ये जो चुन मुकियांग होता है वो कहता है, मास्टर देखिए मैंने इस इमॉर्टल हर्ब को ढूंढ लिया। ये देखने के गाइस साथ जितने भी डिसाइपल्स होते हैं और मास्टर भी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो चुके होते हैं। पर गाइस देखिए यहाँ पे इनके फेस का रिएक्शन देखिए, जहाँ पे जो डिसाइपल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही दुख के आश्चर्यचकित में है, और जो हमारा मास्टर है वो बहुत ज्यादा ही खुशी के आश्चर्यचकित में है। वहीं पे ये चुन कहता है, मास्टर देखिए मैंने इमॉर्टल हर्ब को खोज लिया, प्लीज इसे तुरंत खा लीजिए। वहीं पे मास्टर कहते हैं, अबे जल्दी डाल, मेरे मुंह में डाल, मेरे मुंह में डाल। पर गाइस वहीं पे जो ग्रिम रीपर होता है वो अपने दूसरी बार नाम को बुला चुका होता है कि संग्योंग मुगोंग, और गाइस 2 बार नाम बोल चुका होता है ये। वहीं पे ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, अबे इसके मुंह को कोई चुप करवाओ यार, जल्दी तुम मेरे मुंह में इसे डालो। और गाइस वहीं पे ये जो डिसाइपल होता है वो खड़े ही इस रूट्स को डाल देता है इमॉर्टल हर्ब को हमारे हीरो के मास्टर में, और वो कहते हैं, अबे यार मैं इसे चबाऊं कैसे, मेरे दांती काम नहीं करें। वहीं पे ये चुन कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज इसे जल्दी चबाइए, जल्दी चबाइए, आपको जिंदा रहना होगा, इस तरह आप नहीं मर सकते हैं। पर गाइस तभी मास्टर उसे चबा नहीं पाता है। ग्रिम रीपर भी अपना तीसरी बार आवाज बोलने जा रहा होता है, संक। और गाइस संक के बाद ही वो ये जो डिसाइपल होता है वो कहता है, रुकिए मैं आपको इसे गार के पिलाता हूं। और गाइस तुरंत ही ये जो डिसाइपल चुन होता है वो इस हर्ब को गारने लगता है, और गारने के बाद उसके रस गिरने वाली होती है इसके मुंह में। पर गाइस ये रस पहुंच नहीं रहा होता इस मास्टर के मुंह में, और तभी वो अपने जीभ को आगे बढ़ाता है कि नहीं मुझे इसे कुछ भी करके पीना होगा, पी ले एक बूंद, पी ले एक बूंद। पर वहीं पे जो डिसाइपल्स दूसरे होते हैं वो चुन मुकियांग को रोक रहे होते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मास्टर वो नहीं पी सकते, हम इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। पर गाइस वहीं पे जद्दोजहद चल रही होती है, देखिए कितना फनी सीन है यहाँ पर। गाइस तभी ये वहीं पे ग्रिम रीपर होता है वो मुकियांग बोल चुका होता है, और बस मुंह डोंग बोलना होता है उसको, और जैसे ही गाइस वो मुंह बोलने जाता है वैसे ही मास्टर इस हर्ब को पी लेता है। पर गाइस डोंग पूरा हो जाता है तब तक इसका पूरी 3 नाम ही पुकार चुका होता है ये ग्रिम रीपर। और गाइस इसी के साथ हमारे मास्टर का जो सोल होता है वो हमारे मास्टर की बॉडी से निकलकर बाहर जा रहा होता है। पर वहीं पे ये इमॉर्टल हर्ब काम कर जाता है, और ये जो मास्टर की सोल होती है वो वापस से इसकी बॉडी में जाने लगती है, और मास्टर कहते हैं, वाह ये इमॉर्टल हर्ब काम कर गया, जल्दी से मैं जिंदा हो जाऊं। पर गाइस तभी ये देखकर ये जो ग्रिम रीपर होता है वो इस सोल के यानी मास्टर के सोल के बालों को पकड़ लेता है और वापस से शरीर से खींचने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा नहीं होने दूंगा। पर गाइस तभी ये मास्टर कहते हैं, अबे मेरा बाल छोड़, मुझे दर्द हो रही है, मेरा बाल छोड़, जल्दी छोड़। और गाइस तभी ये ग्रिम रीपर बाल को छोड़ देता है, और गाइस तुरंत ही इसकी सोल वापस से बॉडी में रिटर्न होने लगती है। और ये देखकर मास्टर ग्रिम रीपर को चिढ़ाता है, देखो मेरा बॉडी फिर से जिंदा होने वाला है, हे ग्रिम रीपर देखो मैंने तुम्हारा कार्ड दिया है यहाँ पे, तुम मेरे सोल को वापस नहीं ले जा सकते हो, मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम रूलर हूं, समझ गए ना, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकते हो, मैं अमर हूं, अमर, समझ गए। पर गाइस ये देखकर ये जो ग्रिम रीपर होता है वो अपने एटीट्यूड में स्माइल करता है, और ये देखे मास्टर कहते हैं, अबे स्माइल क्या कर रहा है बे, चल निकल यहां से, भाग भाग भाग। पर गाइस तभी ये क्या, जैसे ही मास्टर अपने बॉडी में जाते हैं वो अपने डार्क एनर्जी के साथ सोचने लगते हैं कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मैं इस डार्क सेक्ट का सुप्रीम रूलर हूं, मेरा नाम मुकियांग मुगोंग है, और मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और गाइस इसी के साथ ये सुप्रीम लीडर अपनी आंखें खोलता है, और वो धीरे धीरे आंखें खोल के कह रहा होता है, ये आवाज ये बुड्ढों की आवाज है, पर क्या वो ग्रिम रीपर चला गया? और ये टोपी, ये लोग मुडांग सेक्ट का टोपी क्यों पहने हुए हैं? एक मिनट, मुडांग सेक्ट? और गाइस तुरंत ही वो अपने आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो मुडांग सेक्ट के एल्डर जितने होते हैं उनके बीच में फंसा होता है। पर तभी मुडांग के एक एल्डर कहते हैं, अरे देखो ये उड़ गया है। पर गाइस तभी अगल बगल की जगह को देख के वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं कहां आ गया हूं, ये सब तो मुडांग के मास्टर हैं, क्या उस ग्रिम रीपर ने सच में मेरे सोल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया जहां पे मैंने इन सारे मुडांग एल्डर्स को मारा था, वहीं पे मेरा भी सोल आ चुका है। पर तभी ये एल्डर्स कहते हैं, अरे वाह इस बच्चे की किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है, हमने फाइनली इसे बचा लिया उस मौत के मुंह से। पर तभी गाइस हमारा हीरो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो एकदम भी हिल नहीं पाता। ये देख के एक मास्टर कहते हैं, एल्डर कहते हैं कि अरे बच्चे हाथ मत हिलाओ, तुम्हें पता है तुम अपने मास्टर के लिए एक मेडिकल हर्ब खोजने के लिए गए थे, पर तुम एक पहाड़ से गिर जाने के बाद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जिस पर मास्टर खुद गए और तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसीलिए ज्यादा हिलो डोलो मत, तुम अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो। ये सुनते ही गाइस हमारे हीरो के माइंड में बहुत सारी मेमोरीज आने लगती है, जहाँ पे इस बॉडी की ये मेमोरी होती है, जहाँ पे वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ही अनाथ और गरीब बच्चा हुआ करता था, पर मुडांग सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर एक एल्डर हुआ करते थे, वो उन्होंने हमारे हीरो को बचाया, उसके बाद उसे बड़ा किया और बहुत ज्यादा ही स्नेह दिया, प्रेम दिया, और उसके बाद जो डार्क सुप्रीम यानी मैं था, मेरे से हारने के बाद जब मुडांग सेक्ट का पूरी तरह से तबाही हो गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो हिल भी डुल भी नहीं पा रहे थे और इनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसकी वजह से ये जो इस बॉडी का ओनर था वो मेडिकल हर्ब के लिए पहाड़ों में जाने लगा, और तभी एक पहाड़ से गिरने के बाद ये बहुत ज्यादा ही जख्मी हो चुका था और इसी से इसकी मौत हो गई। तो क्या अब मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। पर गाइस तभी अचानक से हमारे हीरो के हिलने से उसकी पूरी बॉडी में एक अलग से ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये देखने के साथ ही सारे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, हे लड़के हिलो मत, हमें जल्दी ही इसका इलाज करना होगा, ये मरने वाला है, जल्दी इलाज करो। और गाइस सभी जो एल्डर्स होते हैं वो अपने होली क्यूआई का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ही हमारे हीरो की बॉडी में डालने लगते हैं, और गाइस सभी ही होली क्यूआई को हमारे हीरो के अंदर डाल रहे होते हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है, अबे मैं डार्क आर्ट इस्तेमाल करता हूं, तुम लोग मेरे अंदर होली क्यूआई डाल रहे हो, ये बॉडी फट जाएगी। पर गाइस तभी ये सारी होली क्यूआई हमारे हीरो के अंदर जा चुकी होती है, और सभी जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, अरे वाह इस लड़के की बॉडी कमाल की हो गई है यार, इसने हमारे जितने भी मास्टर्स हैं उन सभी के होली क्यूआई को अपने डांटियान में एब्जॉर्ब कर लिया और इसकी डांटियान अब खुल चुकी है, अब ये भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकता है।
है। हमने इसके अंदर अपनी कॉस्मिक आर्ट को डाल दी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन गया है। अब म्यूजिन तुम्हारा ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा ही कमाल का बन गया है। तो इस पे ये जो मास्टर होते हैं म्यूजिन, जो हमारे हीरो के मास्टर होते हैं, वो थैंक यू बोलते हैं सभी को कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे स्टूडेंट को बचा लिया। तो इस पे गाइस ये जो मूडोंग सेट के एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, देखो म्यूजिन, हम बहुत दिनों से ये बात सोच रहे थे कि क्यों नहीं इस लड़के को तुम्हारा डिसाइपल बना दे, वो भी डायरेक्ट डिसाइपल। इस पे दूसरे एल्डर कहते हैं, हाँ यार क्यों नहीं, ये अब हमारे कॉस्मिक आर्ट को और होली पावर को भी पोजेस करता है और वुडेंग सेट की यही तो क्वालिटी है, तो क्यों ना हम इसे अपने स्टूडेंट के रूप में रख लें। और म्यूजिन ये तुम्हारा पहला स्टूडेंट होगा जो कि तुम्हारा डायरेक्ट डिसाइपल होगा। इस लड़की की किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है और इसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से हो सकता है कि हमारे मूडोंग सेट में भी अच्छी किस्मत की बारिश कर दे। तो बताओ म्यूजिन, क्या तुम इसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करते हो? तो इस पे म्यूजिन कहता है, ये मुझे पहली बार मिला था जब ये बहुत ज्यादा ही छोटा था और ये मेरे साथ तब से है, मेरी हेल्थ को लेकर हमेशा ही परेशान रहता है और मैं भी सोच ही रहा था कि इसे मैं अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लूं, पर इसके अंदर कोई पावर्स नहीं थी और मैं भी बहुत ज्यादा वीक होते जा रहा हूं। पर अब मैं कसम खा रहा हूं कि मैं इस बच्चे को अच्छे से बड़ा करूंगा और एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट बना के रहूंगा। ये सुनते एल्डर्स कहते हैं, अरे वाह ये बहुत अच्छी बात है। और तभी ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो पूछते हैं, एल्डर्स मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस लड़के को अपना डिसाइपल बना सकूं, मैं आपके बिना परमिशन के इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता हूं। इस पे सारे एल्डर्स कहते हैं, ठीक है बना लो, मेरा हाथ तुम पर है। और गाइस तभी सारे एल्डर्स कहते हैं कि तुमने इसका नाम क्या सोचा है, इसका एक मूडोंग नाम तो होना ही चाहिए। इस पे गाइस ये मास्टर कहता है, मैंने सोचा है इसका पहला नाम जिन होगा और इसका दूसरा नाम मू होगा जो मेरे नाम पर है, और इसलिए गाइस इसका नाम जो होता है यानी हमारे हीरो का नामकरण यहाँ पर जिन मू के नाम से हुआ होता है। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो सबको गरियाने लगता है और सोचता है, अबे तुम लोग को और कुछ नाम नहीं मिला, ये कितना घटिया नाम है और ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मास्टर उसके बाद सुप्रीम डिसाइपल उसके बाद सेकंड क्लास डिसाइपल, इस चीज को किसने बनाया यार, ये बकवास है। पर गाइस तभी सारे जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, ये बच्चे के अंदर हमने क्यूआई डाल के इसकी जान तो बचा ली, पर इसका जो बॉडी है वो अभी भी बहुत ज्यादा ही टूटा है, इसके सारे अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं, तो चलो उसको भी तो ठीक करना है। और गाइस सभी तुरंत ही अपने हाथ को बैंड कर लेते हैं और तुरंत ही मंत्र पढ़ने लगते हैं कि हे देवता इस बॉडी के अंदर से सारे डीमंस को दूर करिए, इस बॉडी को रिकवर करिए, हे देवता हमारी प्रार्थना सुनिए, जल्दी से इस बॉडी को रिकवर करिए, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करिए देवता कृपा करिए। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो सोचता है, अबे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को इस समय एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए और मेरी बॉडी को ठीक करना चाहिए, तुम लोग को मेडिकल आर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम लोग यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हो, अबे मंत्र पढ़ोगे तो मैं मर जाऊंगा यार, जल्दी से ये इनकार्नेशन बंद करो, मैं एक डार्क एविल हूं और तुम लोग मेरे पे भगवान का ग्रेस बरसा रहे हो, पगला गए हो क्या, मैं मर जाऊंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने बारे में बताने लगता है कि एक टाइम ऐसा आया करता था जब मैं पूरे मुरीम पर राज करता था, डार्क लीजन ये मुरीम अलायंस, और जो मेरा डार्क सेक्ट हुआ करता था उसका मैं सुप्रीम लीडर हुआ करता था, ये सारी मुरीम अलायंस मेरे अंगूठे पर हुआ करती थी, मैं जब चाहूं इन्हें दबा सकता था। पर अब मैं यहाँ का एक डिसाइपल बन चुका हूं, एक बुढ़े का डिसाइपल, मेरा नाम जिन्मू रखा गया है, पगला गए हैं सब यार। पर चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने डार्क आर्ट्स को सीख सकता था, पर जब से इन्होंने कॉस्मिक आर्ट होली क्यूआई को मेरे अंदर डाला है तब से मैं अपने डार्क आर्ट्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूं। ये सारे जो कॉस्मिक होली क्यूआई है ना, ये मेरे डार्क पावर को गायब कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरा जानते हो क्या है इस समय, वो ये है कि मैं इस मास्टर की बातों को कभी भी ठुकरा नहीं पा रहा हूं। और गाइस जैसे ही ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो हमारे हीरो को बुलाते हैं, जिन्मू मेरी बात सुनना, तो इस पे गाइस हमारा हीरो एकदम हंस के मुस्कुराते हुए एकदम ब्राइट फेस के साथ मास्टर से कहता है, हाँ मास्टर बोलिए क्या हुआ मास्टर, आपकी बताइए मैं क्या कर सकता हूं। और गाइस यही हमारे जिन्मू की मेमोरीज की वजह से हो रहा होता है, जो इसके पिछली बॉडी का ओनर रहता है वो अपने मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करता है और प्यार करता है इनसे, इसी की वजह से जो सुप्रीम लीडर है जो कि डार्क आर्ट्स के पावर मास्टर है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तभी गाइस ये जो हमारा हीरो होता है वो इस म्यूजिन के बारे में बताता है कि मुझे इस बंदे का फेस याद है, जब मैं पिछली बार इस मूडोंग सेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए गया था तो मैंने इनके 3 पिविलियन 3 सेंचुरीज को तबाह कर दिया था, पर एक पर्पल पिविलियन को बचाने के लिए ये जो म्यूजिन था उसने अपने स्वॉर्ड से ही मुझे आक्रमण कर दिया, मेरे लिए ये अच्छे से फाइट कर रहा था पर मैंने फिर भी इसे हरा दिया और पर्पल सेंचुरी को छोड़ दिया कि जाने दो, अब मैं और कत्लेआम नहीं चाहता हूं इस मूडोंग सेट के साथ। पर मैं अब सोच रहा हूं कि मैंने एक गलती कर दी, मुझे पूरे के पूरे मूडोंग सेट को ही गायब कर देना चाहिए था इस दुनिया से। देखो अगर मैंने गायब कर दिया होता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता, मुझे इसकी बात नहीं माननी पड़ती। इसे देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक मंकी किंग हूं और ये मेरा हेवनली बुद्धा है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो गाइस आपको अगर द जर्नी ऑफ द वेस्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि जर्नी ऑफ द वेस्ट में ये होता है कि एक मंकी किंग होता है जिसके ऊपर बुद्धा ने एक बैंड बांध दिया होता है उसके सर पे, और वो मंकी किंग जो होता है वो एक बुद्धा के शीशे की बातें मानता रहता है, उसको कभी भी वो मना नहीं कर सकता, और वैसा ही हमारा हीरो यहाँ पे कर रहा है। पर गाइस तभी वही मास्टर कह रहे होते हैं कि चलो लंच करते हैं। हमारा हीरो जिन्मू कहता है यस मास्टर मैं अभी आपके लिए कुछ बनाता हूं, और वहीं पे ये गुस्साते हुए सोच रहा होता है काश मैंने इसे मार दिया होता तो आज मुझे ये सब एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने मास्टर के लिए म्यूजिन के लिए लंच बनाने के लिए किचन में जाता है और वहां पे कह रहा होता है मैं एक सुप्रीम लूरर जिसका नाम मोंग्योंग वुगोंग है, वो आज खाना बना रहा है, सब्जियां काट रहा है और खाने को टेस्ट करके मास्टर को खुश करने के लिए अच्छा खाना बना रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हद है यार हद है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कब इस नर्क से निकलूंगा, भगवान सॉरी डीमन लॉर्ड मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। सीन शिफ्ट होता है गाइस जहां पे हमारा हीरो जिन्मू प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्वॉर्ड की, और इस ट्रेनिंग को करवा रहे होते हैं उसके मास्टर म्यूजिन, और तुरंत ही वो उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं जहां पे हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते अपने स्वॉर्ड में क्यूआई को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही उससे वो अपनी आंखें खोलता है जिससे कि पूरी की पूरी क्यूआई उसके स्वॉर्ड में आ जाती है। ये देख के मास्टर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि अरे तुमने इतनी जल्दी स्वॉर्ड एनर्जी को बना लिया, तुम्हें पता भी है स्वॉर्ड एनर्जी को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, पर तुमने मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग में ही इस स्वॉर्ड एनर्जी को बना लिया, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मेरे डिसाइपल। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है मास्टर आप एक बात भूल रहे हैं कि आपने मुझे ट्रेनिंग तक नहीं दी है, आपने बस मुझे
मुझे मुंह से बताया था कि क्या क्या करना है और मैंने देखिए सारी चीजें खुद हासिल कर ली। और गाइस तभी हमारा हीरो बताता है कि 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाद मैंने अपनी बॉडी को फुली रिकवर कर लिया और ये जो म्यूजिन मेरा जो मास्टर है वो मेरे को वर्बल ट्रेनिंग्स दे रहा है और इस मुडांग सेक्ट के सारे विधि विधानों को बता रहा है कि कैसे यहाँ पर सारी चीजें चलती हैं। पर सोचो ये कितनी ज्यादा विचित्र बात है, मैं जो कि मुरीम का एक सुप्रीम लीडर हुआ करता था वो आज बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है सारी चीजें। ये बेवकूफ बॉडी और इसका प्रीवियस ओनर की मेमोरीज ये मुझे इस मास्टर के जो हुक्म है उन्हें मानने से इनकार नहीं करवा पा रही है। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो मास्टर को चाय फूक फूक के दे रहा होता है कि पी लीजिए, पर वहीं पे मास्टर म्यूजिन कहते हैं जिनमू ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सब तुम्हारे होली पावर की वजह से हो रहा है जो मास्टर्स ने तुम्हारे अंदर डाली हुई है, क्या उससे तुम इतने अच्छे से सारे मार्शल आर्ट को कर पा रहे हो या फिर तुम पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे और मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं तुम उतने भी टैलेंटेड नहीं थे। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो ये सुनते ही सोचने लगता है कि मास्टर आपको शायद पता ना हो मेरी बॉडी तो अभी नए लड़के की है पर मेरी जो आत्मा है वो डार्क अलायंस के सुप्रीम लीडर की है और मेरी जो एनलाइटमेंट है ना वो मेरी बॉडी से काफी ज्यादा है, मैं सारी चीजों को अच्छे से सीख सकता हूं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा ये जो मुडांग सेक्ट का जितना भी मार्शल आर्ट है ना वो सच में बहुत ज्यादा ही कमाल का है, मुझे इसके डार्क अलायंस के सुप्रीम लीडर की क्या उससे तुम इतने अच्छे से सारे मार्शल आर्ट को कर पा रहे हो या फिर तुम पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे और मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं तुम उतने भी टैलेंटेड नहीं थे। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो ये सुनते ही सोचने लगता है कि मास्टर आपको शायद पता ना हो मेरी बॉडी तो अभी नए लड़के की है पर मेरी जो आत्मा है वो डार्क अलायंस के सुप्रीम लीडर की है और मेरी जो एनलाइटमेंट है ना वो मेरी बॉडी से काफी ज्यादा है, मैं सारी चीजों को अच्छे से सीख सकता हूं। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा ये जो मुडांग सेक्ट का जितना भी मार्शल आर्ट है ना वो सच में बहुत ज्यादा ही कमाल का है, मुझे इसके फॉर्मेशंस को सीखने में बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसके फॉर्मेशंस बहुत ज्यादा ही बैलेंस्ड है और इनको सीखकर आप बहुत ज्यादा ही अच्छे से एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और सुप्रीम पीक तक आराम से पहुंच सकते हैं। पर वहीं पे जो डिवाइन आर्ट्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा ही बर्जर्क और अनबैलेंस्ड हुआ करते थे, अगर उन्हें संभाल के कोई नहीं सीखता है तो वो मारा जाएगा। सच में ये वुडांग सेक्ट की जो प्रेस्टीज है जो रेपुटेशन है वो सच में कमाल की है। पर मैं इस जीवन में भी बहुत ज्यादा ही हार्ड मेहनत कर रहा हूं, पर मेरी पिछली लाइफ में यानी जब मैं सुप्रीम लीडर हुआ करता था तो मैं पूरी जिंदगी भर बस ट्रेनिंग ही करके गुजारा करता था, पर इस बार मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होगी। और गाइस तभी हमारा हीरो ट्रेनिंग करते करते 1 साल बिता देता है और फाइनली वो अपने स्वॉर्ड्स को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है, जहां पे वो 3 लगातार क्यूआई वाले स्वॉर्ड को दे मारता है जिससे कि जो सामने वाला पेड़ होता है उस पे काफी खतरनाक स्क्रैचेस आ जाती हैं। वहीं पे हमारा हीरो कहता है फाइनली मैं प्लाज्मा स्टेज पे पहुंच चुका हूं, मुझे मुडांग सेक्ट में बस ये इज्जत का लेन देन के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ की टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है, ये सबसे ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सक रहा हूँ, ये कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा ही हार्ड है मेरे लिए और ये कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा ही समय भी ले रही है। मैंने इस प्लाज्मा टेक्निक को मात्र 1 साल में ही सीख लिया, कोई भी मुडांग सेक्ट का एल्डर मुझे ये करते हुए देखेगा तो वो सच में आश्चर्यचकित हो जाएगा, पर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा ही स्लो है, ये बहुत ज्यादा ही स्लो है, इतनी देर में तो मैं बहुत ज्यादा ही टेक्निक को मास्टर कर चुका होता। ये मेरे अंदर जो होली कुआई है और ये जो मुडांग सेक्ट के सारे कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं वो मेरे अंदर के डार्क आर्ट को कल्टीवेट होने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत दे रही हैं, ये बढ़ ही नहीं रही हैं इसकी वजह से। और अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ऐसा होगा कि हवन में मैं घी डालने का काम कर रहा हूं और ये जो हवन होगी और तेजी से बढ़ जाएगी, आग लग जाएगी मेरे बॉडी में, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मुझे पेशेंटली ही यानी मुझे धैर्य से इन सारे टेक्निक्स को सीखना होगा और अपने डार्क आर्ट्स को भी बनाए रखना होगा। पर मैंने एक लड़के से कुछ दिन पहले सुना था कि अगर मैं वुडांग सेक्ट के किसी मास्टर का डिसाइपल बन जाता हूं तो मेरी समस्या का हल हो सकता है। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने कुछ दिन पहले के सीन को सोचने लगता है जहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी एक जो कैरिज बंदा होता है जो हर सामान को इधर से उधर लेकर जाता है वो वहां आता है और कहता है ए लड़के तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हो, क्या तुम भी मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो क्या? ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे ये फिर आ गया, ये मोटा सा दिखने वाला, ये जो मेरी बेइज्जती करता रहता है, टट्टी जैसा दिखने वाला इंसान, ये मेरा यहाँ पे आके बार बार बेइज्जती करता है, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी ये व्यक्ति कहता है देखो अगर तुम यहाँ के जो मुडांग सेक्ट के मास्टर है ना उनके डिसाइपल बन गए तो सोच भी नहीं सकते तुम्हारे पास क्या क्या आ जाएगा, तुम ग्रैंड मास्टर से ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बाद आगे चल के तुम यहाँ के सेक्ट मास्टर भी बन सकते हो क्योंकि तुम उसी लाइन में होगे। और जानते हो जो मेरे अंकल्स हैं यानी यहाँ के जो डिसाइपल्स हैं ना वो भी इसी के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये सुनते ही हमारे तो सोचने लगता है कौन उस बुड्ढों के जगह पे जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए, वो खुद तो सीख नहीं पाते, मुझे क्या सिखाएंगे, मैं यहीं पे ठीक हूं। पर गाइस तभी ये बंदा कहता है कि देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम मास्टर के डिसाइपल बन गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी जो कि किसी को सीखने के लिए नहीं मिलती है, अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट, और उसके बाद तुम्हें लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक भी सीखने को मिलेगी। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है क्या कहा तुमने, क्या कहा? लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक। और गाइस तभी हमारा हीरो इस लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक के बारे में बताने लगता है। ये जो लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक है ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट टेक्निक है जो आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हो। ये आपको यह मौका देती है कि आप 2 अलग अलग मार्शल आर्ट के क्यूआई को एक दूसरे से ही कंबाइन कर सकते हो और एक मार्शल आर्ट बना सकते हो। और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि आज तक इसे कोई नहीं सीख पाया। मुडांग सेक्ट में मैं जानता था कि ये अवेलेबल है, इसे सिखाया जाता है, पर किसी ने भी मुडांग सेक्ट में भी आज तक नहीं सीखा है क्योंकि कभी भी किसी के पास 2 क्यूआई आई ही नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक क्यूआई को एक पावर को लेके चलता है, हमेशा 2 को नहीं चलता। पर मैं अलग हूं, मेरी पिछली जिंदगी में मैं डिवाइन डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल किया करता था और अगर मैं अपनी इस जिंदगी में होली क्यूआई का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास 2 टेक्निक्स आ
चुकी हैं। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने डार्क हीलिंग एबिलिटी को यूज करूं तो फिर मुझे इस होली क्यूआई के साइड इफेक्ट्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं अपने डार्क हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हूं और साथ साथ में मैं होली क्यूआई को भी पोजेस कर सकता हूं। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या तुम श्योर हो, अगर हम मास्टर्स के डिसाइपल बन जाते हैं तो हमें ये कॉम्बिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। इस पे ये बंदा कहता है हाँ सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बस मैं जिन्मू नहीं जानता हूं इसके बारे में, मेरे को इसके बारे में मास्टर से पूछना चाहिए था। पर गाइस हमारे हीरो के रिएक्शन को देख के ये बंदा कहता है कि अगर तुम अपने इस टेक्निक को बढ़ाने का सोच रहे हो और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ, तुम्हें पता भी है बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के जो डिसाइपल हैं वो इसके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पावर लगा रहे हैं, और तुम तो फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल भी नहीं हो, और तुम जिस जगह पे हो ना वो भी बहुत ज्यादा लो लेवल की जगह है, तुम्हारे मास्टर भी अभी उतने खास मास्टर नहीं बने हैं, समझ गए ना, इसलिए तुम उसमें कभी भी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले पाओगे। इस पे हमारा हीरो कहता है वो कंपटीशन, वो बेकार सा कंपटीशन, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जीत सकता, मैं जो कि सुप्रीम लीडर हूं, पागल बच्चे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं, मैं सभी को हरा दूंगा। फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स अब तुम देखना जो मैं तुम सब पे कहर बरपाऊंगा ना, और उसके बाद जो मैं अपने ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बन जाऊंगा, तुम लोग को मैं हरा दूंगा, फेल कर दूंगा, तुम लोग मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे, तुम लोग की आंखें बाहर आ जाएंगी, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पर चलो फिलहाल के लिए मैं अपनी स्किल्स को तो बढ़ा सकता हूं, पर मुझे ये सोचना होगा कि मैं इस नर्क से कैसे निकलूं। और गाइस तभी उसका आइडिया हमारा हीरो निकालता है जो कि होती है कुकुड़ू चिकन। और गाइस यही एक तरीका होता है जिससे हमारा हीरो इस नर्क से यानी इस मुडोंग सेक्ट से बाहर की दुनिया में जा सकता है। और गाइस कैसे जा सकता है इसी के बारे में हमारा हीरो बताता है कि ये जो हमारे हीरो का मास्टर है ना, ये जब फर्स्ट सुप्रीम लीडर से लड़ाई किया था तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, पता नहीं कैसे जिंदा है इस समय। पर मेरे बॉडी का जो प्रीवियस ओनर था वो इस मास्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, पर अब यहां से मैं अगर जाना चाहता हूं तो बार बार मास्टर की यादें याद आती हैं मुझे, और मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता हूं। तो अगर मैं इन्हें अच्छा कर देता हूं, ठीक कर देता हूं, तो फिर मैं यहां से आराम से निकल सकता हूं। मेरे मास्टर की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए इनको रिकवर करने के लिए मीट की जरूरत है। एक पेशेंट को मीट की जरूरत होती है ताकि उन्हें प्रोटीन मिल सके। पर ये साले मुडोंग सेक्ट वाले ये न खुद तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं और दूसरों को भी मुर्गा छूने नहीं देते हैं। ये सब सोचते हैं कि मेरा मास्टर जो कि इतना ज्यादा तबीयत उसका खराब है वो खरगोश के खाने को यानी गाजर मूली खा के ठीक हो सकता है, नहीं, मुडोंग सेक्ट वालों उसको मीट खाना जरूरी है। और गाइस तभी हमारा हीरो मास्टर की कंडीशन को देखता है और वो सोचता है कि मास्टर की कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा ही सही हो गई है, प्रोटीन की ही जरूरत थी मास्टर को, पर ये मुडोंग सेक्ट वालों की वजह से मैं मास्टर को कैसे कैसे करके मैं अपने मास्टर को एक बाइट चिकन खाने के लिए मनाया था, उसके बाद डेली मास्टर को मैं चिकन देने लगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं। अब मैं बाहर जाके आराम से ट्रेनिंग कर सकता हूं और मास्टर की चिंता छोड़ सकता हूं। वहीं पे मास्टर कहते हैं कि जिन्मू जाओ, बाहर जाओ और आराम से ट्रेनिंग करो, मेरे बारे में चिंता मत करना। और गाइस तभी हमारा हीरो बाहर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और सोचता है मैं मास्टर को नहीं बता सकता हूं कि मेरा प्लान क्या है। अगर मेरे मास्टर ने मुझसे पूछा कि मेरा प्लान क्या है तो मैं तुरंत ही सब कुछ उन्हें बड़बड़ा के बोल दूंगा। इस मेमोरीज की वजह से, इस पिछले बॉडी के ओनर की वजह से मैं सब कुछ बोल दूंगा, इसलिए मास्टर से जितना हो सके मुझे दूर रहना होगा। और गाइस हमारा हीरो ये कहते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है जहां पे वो उड़ते हुए पत्तों को अपने तलवार से ही काट देता है। और तभी वो सोचता है छोड़ो जाने तो जो भी हो, अगर मैं एक बार बस मास्टर्स का डिसाइपल बन जाऊं, उसके बाद अगर मेरे मास्टर रिकवरी कर लेते हैं और मैं लेजेंडरी कॉम्बिनेशन टेक्निक को सीख सकता हूं तो उसके बाद मैं आराम से इस पूरी दुनिया को घूम सकता हूं। पर गाइस तभी पीछे से आवाज आती है कि हेलो एक्सक्यूज मी। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो तुरंत ही अपने तलवार को इस मोटे की गर्दन पर रख देता है और तभी मोटा डर जाता है। हमारा हीरो ये देख के बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो चुका होता है और सोचता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक व्यक्ति की गर्दन पे अपनी तलवार को रख दी। और तभी गाइस हमारा हीरो तलवार को पीछे हटाता है और तभी ये जो मोटा व्यक्ति होता है वो कहता है अरे क्या आप मेरे अंकल मास्टर हो, आपका नाम जिन्मू है ना, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अबे ये तो मोटा फिद्दा लग रहा है, ये मेरे को एक व्यक्ति की याद दिलाता है, मेरा चौथा डिसाइपल, वो भी बहुत ज्यादा ही मोटा और क्यूट हुआ करता था, पर इसे देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं पे ये बंदा कहता है मास्टर देखिए ना चाचा जी, मैं आपके लिए बहुत सारे फूड्स लेके आया हूं, खाने लेके आया हूं, पत्ता गोभी लेके आया हूं। हमारा हीरो कहता है क्या तुम सुअर नहीं लाए? इस पे ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने? तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। पर वहीं पे हमारा हीरो इस मोटे को देख के सोचने लगता है कि अरे ये इतना ज्यादा मोटा कैसे हो रहा है, क्या ये अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर रहा है? पर छोड़ो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर वो जो पिछली बार डिलीवरी बॉय था जो मेरे लिए खाने लेके आता था वो अब चेंज हो चुका है, वो मेरी बहुत ज्यादा ही बेइज्जती किया करता था, पर छोड़ो जाने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, डिलीवरी बॉय चेंज होता है या ना होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो छोड़ो अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। पर तभी ये जो मोटा चोनू इसका नाम होता है वो कहता है अरे वाह वाह सर जी वाह, अंकल आप क्या कमाल की ट्रेनिंग कर रहे हो। हमारा हीरो इसे इग्नोर करते हुए फिर ट्रेनिंग करता है। तभी ये कहता है ओ कमाल की बात है, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। पर गाइस ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए सोच रहा होता है अरे यार ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मेरी ट्रेनिंग को भंग कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है हे लड़के अगर तुम वुनहा श्राइन के एक डिसाइपल हो तो वहां पे जाकर ट्रेनिंग करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इस पे डिसाइपल कहता है अरे मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, पर मेरे पास कोई ट्रेनिंग करने के लिए आज है ही नहीं, आज मेरी छुट्टी है। इस पे हमारा हीरो सोचने लगता है अबे छुट्टी है तुम्हारी तो मेरा ट्रेनिंग क्यों खराब कर रहे हो, भागो यहाँ से। पर गाइस तभी ये मोटा चोंगू कहता है अंकल मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर एक ट्रेनिंग कर सकता हूँ? ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे जब डिसाइपल्स की छुट्टी होती है तो वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं ना, इस लड़के के साथ क्या परेशानी है? और गाइस तभी हमारा हीरो बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है जहाँ पे सबसे पहले हमारा हीरो पूछता है ये बताओ जहाँ के तुम श्राइन के डिसाइपल हो वहां पे तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा? इस पे ये मोटा कहता है नहीं। तो इस पे हमारा हीरो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं जिसके साथ घूमने फिरने जा सको? इस पे मोटा कहता है नहीं, सभी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी वो एक और सवाल पूछता है ये बताओ बच्चे जब तुम दूसरे डिसाइपल्स के पास जाते हो क्या वो भाग जाते हैं? तो इस पे ये कहता है हाँ वो सब भाग जाते हैं, पर ये बात आपको कैसे पता? तो इस पे हमारे हीरो पूछता है ये बताओ क्या तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता? तो इस पे मोटा कहता है नहीं मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि सभी सोचते हैं कि मैं
मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मुझे सब परेशान नहीं करना चाहते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो पूछता है एक बात बताओ, तुमसे पहले जो डिलीवरी डिसाइपल था क्या उसने खुद तुमसे पूछा डिलीवरी पोजीशन चेंज करने के लिए? तो इस पे मोटा कहता है हाँ मेरे को उसने खुद पूछा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी था। और तभी ये हमारा हीरो कहता है कि जब भी तुम किसी से बात करते हो या फिर कुछ बोलते हो तो सभी तुम्हें देखकर हंसते हैं। तो इस पे ये मोटा कहता है हाँ सभी देख के मुझे हंसते हैं, लगता है मेरा फेस ही ऐसा है फनी वाला जिससे कि सब देख के मेरे को हंसते हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार तुम्हें पता नहीं तुम कितने बड़े मूर्ख लड़के हो, तुम्हारा सब इस्तेमाल करते हैं और तुम पे हंसते भी हैं और तुम एक नंबर की स्टूपिड भी हो। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे एक पर्सन की याद आती है और वो चून मूंग है जो कि मेरा चौथा डिसाइपल हुआ करता था। वो मेरा सबसे प्रिय डिसाइपल था और वो मूर्ख था, वो भी तुम्हारी तरह ही था पर वो सबसे लॉयल था मेरे से। यहाँ पर रिकार्नेशन होने के बाद मैं बस उसी को डार्क एलायंस में मिस करता हूँ और किसी को भी नहीं। और गाइस तभी हमारे लिए सोचने के साथ ही कहता है ठीक है तुम ट्रेनिंग कर सकते हो मेरे साथ पर थोड़े दूर पे करना, ठीक है ना? ये सुनते ही मोटा चनून कहता है ठीक है अंकल थैंक यू वेरी मच। और गाइस तभी हमारे लिए सोचता है चलो ठीक है जब तक ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा ये मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकता है। और गाइस तभी ये मोटा प्रैक्टिस करने लगता है जहां पे हमारे लोग देख के इसे सोच रहा होता है कि मुझे भी देखना है कि आखिर सेकंड जनरेशन के जो डिसाइपल्स हैं वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं। और गाइस तभी ये जो मोटा होता है वो अपने 7 स्टेप्स ट्रेनिंग को करने लगता है जहां पे वो 7 टेक्निक्स दिखाता है हमारे हीरो को, जिसमें मुक्का चलाना, लात चलाना, किक मारना और पंचेस मारना होता है। ये देख के हमारे हीरो सोचता है वाह इसका फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है, इसने 7 स्टार टेक्निक्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। मैंने सोचा था कि अगर मोटा है तो बहुत ज्यादा ही सुस्त होगा और बहुत ज्यादा ही लेजी पर्सन होगा पर ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है। पर गाइस तभी हमारे हीरो उसके एक्शंस को देख के सोच रहा होता है कि इसको पता नहीं है अभी कि इसकी जो स्किल्स हैं वो इससे मैच नहीं कर रही हैं, इसकी बॉडी से मैच नहीं कर रही हैं। इसकी स्किल जो अपने बॉडी से परफॉर्म कर रहा है ना वो बहुत ज्यादा ही हैवी है और स्लो है, पर इसकी स्किल्स को उसी के हिसाब से होना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किस मास्टर ने इसे ये सारी टेक्निक सिखाई है वो जरूरी बहुत बड़ा मूर्ख इंसान होगा। पर मैं इस बंदे को इस तरह से बेकार की ट्रेनिंग करते हुए नहीं देख सकता हूं, मुझे इससे कोई मतलब तो नहीं है पर फिर भी मैं इसे नहीं देख सकता हूं ऐसी बेकार ट्रेनिंग करते हुए। और गाइस तभी हमारा हीरो इस मोटे के पास जाता है और अपने स्वॉर्ड से इसके सर पे दे मारता है और कहता है अपने हाथों को और फैलाओ, इस तरह अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। तुम मेरी बातें समझ रहे हो? तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा ही मोटे हो, एक पतले इंसान नहीं हो और जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना ये पतले इंसानों के लिए है, पर तुम्हारी जो बॉडी का एरिया है इससे तुम किसी को भी हरा नहीं पाओगे। तुम्हारी बॉडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए और तुम्हारे जो अटैक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ समझ भी रहे हो मेरी बात? पर गाइस वहीं पे ये जो मोटा होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज खड़ा होता है कि आखिर अंकल बोल क्या रहे हैं। वहीं पे हमारे हीरो कहता है अरे यार तुम्हारी हालत देख के मैं बहुत ज्यादा ही पागल हो रहा हूं, छोड़ो जाने दो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैंने इसे अगर इसी तरह छोड़ दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी हमारा हीरो इसके कानों को पकड़ के घिसते हुए ले जा रहा होता है और कहता है बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि आखिर ट्रेनिंग कैसे करते हैं। वहीं पे मोटा कहता है अंकल अंकल ये दर्द कर रहा है छोड़ दीजिए। और गाइस तभी हमारा हीरो इस चोनग्यून के सारे टेक्निक्स को बताने लगता है, उसके स्टाइल को सही करता है, उसके बॉडी फॉर्मेशन को भी ठीक करता है। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो अपनी टेक्निक्स ये जो 7 स्टार टेक्निक्स हैं वो दिखाओ मुझे। और गाइस तभी ये जो दोनों के बीच में एक स्पार स्टार्ट हो जाती है जहां पे हमारा हीरो और ये जो मोटा चोनग्यून होता है वो तुरंत ही पंच हमारे हीरो पे दे मारता है। हमारा हीरो भी इसके ऊपर एक जोरदार तरीके का पंच मारता है पर गाइस वो मारता नहीं है बल्कि सिर्फ अपने ब्लो से ही इसके पूरे के पूरे मुंह को उड़ा देता है, यानी बहुत बड़ी फोर्स इसे फील होती है आने वाली। और ये देख के हमारा हीरो कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है तुमने बहुत ज्यादा ही मेरे पे स्लो अटैक किया है और तुम्हारी जो हाथ है ना वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं, देखे ना मेरी हाथ तुम तक पहुंची, इसलिए अपने दिमाग पर जोर मत दो, बस तुम अटैक करने पर जोर दो। तुम्हारे जो अटैक है वो फास्ट होना चाहिए और तुम्हारे हाथ में ताकत होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि तो है नहीं, इसलिए तुम्हें अपने शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा ही शक्तियां हैं। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है जल्दी से अपने पैरों को पीछे करो और फिर इससे अटैक करने की कोशिश करो। पर गाइस जैसे ही ये मोटा पैरों को पीछे करता है हमारा हीरो भी इस पे अटैक करने वाला था और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो पागल, अगर तुम इसी तरह यहाँ पे खड़े रहे तो हो सकता है मैं तुम्हारे गोटे पर अटैक कर दूं और तुम्हारे गोटे फूट जाएं और उसके बाद मैं तुम्हारे आंखों में भी अपनी उंगलियां भोग सकता हूं। ये सुनते ही मोटा कहता है पर अंकल ये तो बहुत ज्यादा चीप टेक्निक है, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस पे हमारे जो कहता है बकवास मत करो, कोई भी टेक्निक चीप नहीं होती है, अगर तुम एक फाइट के बीच में और तुम्हें कोई मार दे तब जाके चीप चीप करना, समझ गए ना? और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो धड़ाम धड़ीम धड़ाम बहुत बुरी तरह से इस मोटे को पीट देता है और ट्रेनिंग कर दिखा देता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है मास्टर अंकल मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूं। और गाइस वहीं पे वो गिर जाता है, लेट जाता है। ये देख के हमारा हीरो सोचने लगता है मान गया मैं इस लड़के को, मैं इसे जितनी ट्रेनिंग दे रहा था ये पूरी ट्रेनिंग को किया और उसके बाद अपनी फोर्स भी दिखाई कि हाँ ये कर सकता है, ये बहुत ज्यादा ही जिद्दी लड़का है। पर इसमें एक दिक्कत है, एक डिसाइपल किसी भी चीज को अगर सीखने में 1 दिन लगाता है तो ये मोटा उसको सीखने में 20 दिन लगा देगा और इसीलिए ये मेरी ट्रेनिंग में एक रोड़ा है, एक कांटा है, इसलिए मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने खतरनाक अवतार में कहता है हे मोटे फैटी, अगर तुम आज के बाद मुझे यहाँ पर दिख गए ना तो याद रखना मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए ना, फिनिश कर दूंगा। ये सुनते ही ये मोटा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया, मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा। पर गाइस तभी हमारे हीरो के मास्टर वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं अरे जिन्नू, तो इस पे हमारा हीरो कहता है मास्टर बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। तो इस पे मास्टर कहते हैं वो लड़का कौन था? तो इस पे हमारा हीरो कहता है वो लड़का खाना डिलीवरी करने आया था, मैंने उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी पर सच में वो लड़का बहुत ज्यादा आलसी है और कभी भी मोटा होने की वजह से वो सीख नहीं पाएगा। इस पे हमारे हीरो के मास्टर कहते हैं पर फिर भी तुमने ट्रेनिंग दी और इसीलिए तुम मेरे स्टूडेंट हो, यही तुम्हें एक इंसान बनाता है, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता फिर भी तुमने उससे इतने सारी चीजें सिखाई। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है मास्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो बाहर जा रहा होता है और मास्टर से कहता है मास्टर खाना खा लीजिएगा, और वहीं पे बाहर जाते हुए वो कह रहा होता है कि आज वो मोटा नहीं आया है इसलिए मैं आराम से आज प्रैक्टिस कर सकता हूं। पर गाइस पीछे से एक आवाज आती है हे लड़के, और गाइस तभी हमारा हीरो उस व्यक्ति को देखता है जहां पे ये चोंगनू होता है वो भी होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। ये देख के हमारा हीरो सोचता है अरे ये फिर से आ गया
चोनवू। पर गाइस तभी एक और व्यक्ति को वो देखता है और उसे देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है अरे ये तो वुजिया सराइन का जॉन ह्यू है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये पहले जनरेशन का डिसाइपल है और अगर इज्जत में देखा जाए तो ये मेरे से काफी ऊपर है, मेरे से तो काफी ऊपर है, और ये वुजिया सराइन का एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड मास्टर है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है और इसे मुझसे क्या लेना देना है? और ये सोचने के साथ ही गाइस हमारा हीरो कहता है अरे बड़े भाई आप यहाँ पे क्या करने आए हो? पर गाइस तभी ये जो सीनियर डिसाइपल होता है वो चिल्लाता है हमारे हीरो पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने ये सब ये किया है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है आप किसकी बात कर रहे हो? तो इस पे सीनियर डिसाइपल जिनका नाम जोंग्यू होता है वो कहते हैं क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है? क्या तुमने चोंग्यू को 7 स्टार फिश टेक्निक सिखाई है? तुम्हें पता है तुम्हारे सिखाने की वजह से उसने क्या किया? इस चोंग्यू ने एक स्पारिंग मैच में अपने अपोनेंट के पहले आंखों में भोग डाला और उसके बाद उसके अंडे पर लात मार दी। तुम्हें पता है वो बंदा एक छक्का बनते बनते रह गया। ये सुनते हमारे बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है वाह यार तुमने कमाल कर दिया। पर वहीं पे जो सीनियर डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हैं हमारे हीरो पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सेक्रेड ऐसे पवित्र जगह पे ऐसी चीप ट्रिक सिखाने का? तो इस पे हमारे हीरो कहता है अरे यार क्या तुम मुर्दों को जगाना चाहते हो? इतना तेज सुअर की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम शांति से भी तो बोल सकते हो। इस पे सीनियर डिसाइपल कहता है क्या कहा तुमने? तो इस पे हमारे हीरो कहता है अरे यार सुबह सुबह आगे मेरे कानों के बीच में तुम चिल्लाए जा रहे हो, उस पर से तुम्हें पता भी है तुम्हारा जो डिसाइपल है वो जीता है और उसके बाद जो इसका अपोनेंट था वो पूरी तरह से छक्के थोड़ी ना बना है, वो बचा हुआ है, तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो मेरे पर? जाओ जाओ, मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे डिसाइपल के साथ क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं यार। पर गाइस ये सुनने के साथ ही ये सीनियर डिसाइपल बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर हमारे हीरो की तरफ देखने लगता है और सोचता है अरे ये जिन्मू ये बहुत ज्यादा ही अच्छा और इनोसेंट बंदा हुआ करता था यार, म्यूजिन मास्टर ने इसीलिए इसे अपना डिसाइपल बना लिया और खुद वर्बल ट्रेनिंग देने लगे और तभी से ये वर्बल ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा है। तो इतनी घमंड कहां से आ गई इसके अंदर और ये अजीब गरीब तरीके से क्यों बात कर रहा है मुझसे? एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर अकेले रह रहा है इसलिए इसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है और ये सोच रहा है कि इसने सब कुछ मास्टर कर लिया है और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है? क्या ये घमंड में ये सब बोल रहा है? और तभी ये सोचने के साथ ही सीनियर डिसाइपल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे जो पिविलियंस हैं उनके स्टूडेंट कैसे रहते हैं, पर तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो और तुम्हारे मैं इस एटीट्यूड को नहीं देख सकता हूं, लगता है मुझे तुम्हें टीचिंग सिखानी होगी। ये सुनते ही हमारे कहता है अरे अरे ये तुम क्या हायरार्ची की बातें कर रहे हो, यानी पद ओहदे की बात कर रहे हो? यहाँ पे कोई ओहदा नहीं है, मेरा मौका आ गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसे हरा देता हूं इस सीनियर डिसाइपल को तो मेरा नाम हर जगह पे जाना जाएगा, मैं बहुत ज्यादा ही फेमस हो जाऊंगा और तब हो सकता है मैं ग्रेट डिसाइपल बन पाऊं। और गाइस तभी वो कहता है अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कि चल आजा। ये सुनते ही सीनियर डिसाइपल चिल्लाते हैं चल आजा, ये कैसा लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? ये सुनते ही हमारे कहता है अरे यार बहुत बड़ कर लिया, चलो अब लड़ाई करते हैं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो एक्शन मोड में आ जाता है और रश करते हुए अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक इस सीनियर डिसाइपल पर दे मारता है। पर गाइस जैसे ही ये सीनियर डिसाइपल इस अटैक को देखता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुका होता है क्योंकि हमारे हीरो ने डायरेक्टली ही इसके कलाई पे वार किया होता है और कलाई पर एक हेवनली एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है, अगर उस पर वार लग जाए तो आपका सारा शरीर शून्य हो सकता है, एकदम थम जाएगा। और यही हमारा हीरो यहाँ पे करना चाहता है। ये देख के सीनियर डिसाइपल सोचता है अरे इसका अटैक ये बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ही हार्श है और एकदम डायरेक्ट अटैक है। ये नहीं लगता कि ये हेवनली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी थक के मार्शल आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। पर फिर भी मुझे इस लड़के के घमंड को तोड़ना ही होगा। ये सोचता है इसने पूरी अच्छी तरीके से ये हेवनली मार्शल आर्ट को सीख लिया है, नहीं मैं इसे दिखाऊंगा कि इसके मार्शल आर्ट में अभी भी कमी है और मैं इसके कलाइयों पर अटैक करूंगा ताकि इसको ज्यादा चोट ना लगे। पर गाइस तभी ये क्या वो ध्यान देता है कि हमारा हीरो उसके घोटों पर अटैक करने वाला होता है अपनी तलवार से और ये देखने के साथ ही वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से इसके हमारे हीरो के स्वॉर्ड को डिफेक्ट कर देता है और सोचता है अरे यार अगर इसने अटैक कर दिया होता और वो अटैक लग गया होता तब तो मेरे गोटे फट जाते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो इसके आंखों पे अपने हथियार से अटैक करता है। ये देख के ये डिसाइपल फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है और इसके अटैक को फिर डिफ्लेक्ट करता है और वो पीछे हटते हुए सोच रहा होता है अरे जिन्मू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है एक स्पारिंग जो कि मूडांग सेक्ट में हो रहा होता है उसमें कोई भी अपने स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को या तो अपने हाथों पर अटैक करके हराता है या फिर उसके पैरों पर अटैक करता है, तब जाकर हार मानी जाती है और यही एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है किसी को हराने का। पर तुम ये डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे तुम मेरे आंखों पे या फिर मेरे गोटे पर अटैक कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा ही बेशर्मी की बात है। और गाइस तभी हमारे हीरो लगातार ही इस पे अटैक करता रहता है। सीनियर डिसाइपल भी इसे डॉज करने की पूरी कोशिश करता है। पर गाइस इन सारे अटैक्स को लेते हुए सीनियर डिसाइपल सोच रहा होता है कि मैं इस जिन्मू से लड़ाई तो कर रहा हूं पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिन्मू से नहीं बल्कि किसी डार्क आर्ट के अलायंस के किसी फिल्थी डिसाइपल से लड़ाई कर रहा हूं जो कि अपने डार्क आर्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। ये कैसे हो सकता है, इसने क्या मूडांग सेक्ट की शिक्षा को नहीं सीखा? और गाइस तभी हमारा हीरो इसके कलाइयों पर अटैक कर देता है और इसके स्वॉर्ड को उछाल देता है जिसकी वजह से ये जो सीनियर डिसाइपल का स्वॉर्ड होता है वो आसमान में उड़ते हुए गिर जाता है और ये हार जाता है। पर वो हारने के बाद भी बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि हमारे हीरो ने लास्टली बीच में तो हमारे हीरो ने बहुत ज्यादा ही ट्रिक्स का इस्तेमाल किया पर लास्टली उसने हमारे हीरो के कलाइयों पर अटैक करके उसे हराया। और वही बात वो सोच रहा होता है कि जिन्मू मैंने सोचा था कि तुम डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करते हो पर तुमने आखिरी में मुझे जिस टेक्निक से हराई है वो एकदम परफेक्ट टेक्निक थी, तुम्हारी जो टेक्निक्स है वो भी कमाल की है। यही नहीं मास्टर म्यूजिन का तुम ख्याल भी रखते हो और उस पर तुम्हें उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जवान मास्टर म्यूजिन को देख रहा हूं क्योंकि जवानी में वो भी तुम्हारे जैसे ही एक कमाल के स्वॉर्ड मास्टर थे। पर गाइस तभी वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है अपने जूनियर डिसाइपल से हार कर, वो अंदर ही अंदर मन में खुश हो रहा होता है इस बात से कि उसने हारा पर उसने सही तरीके से हारा। पर गाइस तभी हमारा हीरो उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर ये जो सीनियर डिसाइपल होता है वो कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो जिन्मू, ऐसा मत करो। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो उछलते हुए इस पे बहुत बुरी तरीके से इसे पीट रहा होता है, ले मुक्के 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 मार रहा होता है इसको। ये देख के सीनियर डिसाइपल सोचते हैं अरे अब तो मुझे क्यों मार रहे हो यार, फाइट खत्म हो चुकी है अब तो मुझे मत मारो। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो हंसते हुए इसको पीटे जा रहा होता है और कहता है हा, मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ कोई भी फाइट को मुक्के से खत्म करना चाहिए, तलवार से नहीं। तुम्हें पीट कर मैं अपने सारे स्ट्रेस को आज निकाल दूंगा जो मुझे म्यूजिन मास्टर से मिली है वो मुझे हमेशा काम
काम करवाते रहते हैं, पर मैं उन्हें कभी मना नहीं कर पाता हूं। आज तुम्हें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने वाली है सीनियर डिसाइपल। और गाइस हमारा हीरो उसे लगातार ही पीटते जा रहा होता है, पर वहीं पे जो फैटी चुंगमू होता है वो हमारे हीरो की इस पिटाई को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर डिसाइपल इतने महान है पर फिर भी हमारे अंकल ने उसे इतनी गंदी तरीके से दबा दिया अपने घुटने के नीचे और पीटे जा रहे हैं। पर फाइनली अंकल आपकी मैंने स्ट्रेंथ को देख लिया, ताकत को देख लिया। मैंने सोचा था कि आप कमजोर हो गए, पर आपकी ताकत कम माल की है। आपको देख के मैं बहुत ज्यादा ही एडमायरेबल फील कर रहा हूं। पर वहीं पे हमारा हीरो इस चुंगमू से पूछता है कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो। इस पे चुंगमू कहता है अंकल बताइए तो मैं क्या करूं। इस पे हमारे हीरो कहता है जाओ इसे ले जाकर मेडिकल पिविलियन में ले जाओ और इसका इलाज करवाओ यार, जल्दी लेके जाओ। और गाइस वहीं पे चुंगमू इस सीनियर डिसाइपल को लेके जाने लगता है, पर इसे जाता हुआ देखकर हमारे हीरो सोचता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने इसे हरा दिया। अब ये चुंगमू जाएगा हर जगह पे इस न्यूज को फैला देगा, जिसके बाद जो एल्डर्स हैं वो इस न्यूज को सुनेंगे और मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। मैं जानता हूं कि ये जो वुडांग सेक्ट है वो डिग्निटी और फेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देता है, पर फिर भी इस दुनिया के ये लोग मुरीम में ही तो रहते हैं ना। मुरीम का एक ही नियम है कि जो पावरफुल इंसान है बस उसी के आगे सब लोग झुकता है। और जैसे ही ये सारे एल्डर्स कंपटीशन के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दे देंगे, वैसे ही मैं वहां पे जाके सारे के सारे जितने भी कंपटीटर्स होंगे उनको पीट पीट के अपना जो ग्रैंड मास्टर वाला डिसाइपल का औहदा है वो प्राप्त कर लूंगा। और उसके बाद मुझे ट्विन कॉम्बिनेशन आर्ट मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे एल्डर्स का पिविलियन दिखा जाता है जहां पे सभी लोग गैदर हो चुके होते हैं। और एक एल्डर कह रहे होते हैं कि क्या ये सच है, क्या जिन्मू ने जिंग ह्यू को हरा दिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है। पर गाइस तभी एक मास्टर जिनका नाम ग्रैंड मास्टर मुग्युन होता है वो कहते हैं जरा मुझे डिटेल में बताना कि क्या हुआ वहां पे। और गाइस तभी एक दूसरे एल्डर जिसका नाम म्यूक्सुन होता है वो सारे डिटेल को दे देते हैं। ये सुनते ही ये जो म्यूक्युन नाम के एल्डर होते हैं वो कहते हैं तो तुम कह रहे हो कि जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा जो डिसाइपल है जिन्मू, उसने सिर्फ सीनियर डिसाइपल जिंग ह्यू को हराया ही नहीं बल्कि 7 स्टेप्स डिवाइन आर्ट को ठीक भी किया, उसकी जो कमी थी उसको भी उसने इंप्रूव किया और फिर उसे हरा दिया। और इतना ही नहीं, उसने एक सेकंड जनरेशन के डिसाइपल जिसका नाम चोंग्यू है उसके बॉडी के हिसाब से, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसे मार्शल आर्ट सिखाया, वो भी उसके बॉडी के फिटिंग के हिसाब से। तो इस पे एल्डर म्यूक्सुन कहते हैं हाँ मास्टर म्यूगुंग ये सही है, ये आप जो सुने हो ना वो एकदम करेक्ट है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है, जब से ये जिंग ह्यू यहाँ पर हमारे पास पहुंचा है मेडिकल पेविलियन में उसका इलाज करवाने के लिए, उसका इलाज तो हो गया पर तब से वो उठा ही नहीं है और बहुत कांप रहा है पिटाई की वजह से। पर गाइस तभी एल्डर्स बात करने लगते हैं क्या सच में, क्या इतनी बुरी तरीके से उसने इसे मारा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जिन्मू के पास तो उतनी नॉलेज नहीं है कि वो किसी भी टेक्निक को चेंज कर सके या फिर किसी भी टेक्निक को बदल सके। अगर कोई भी किसी को टेक्निक को बदलना चाहता है तो उसके लिए उसके पास मार्शल आर्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके एनलाइटमेंट स्टेज पे वो पहुंच जाएगा और उसके बाद किसी भी टेक्निक को वो चेंज कर सकता है या उसे इंप्रूव कर सकता है। तो इस पे दूसरे सारे एल्डर्स कहते हैं हाँ लगता है ये जो सेकंड जनरेशन का डिसाइपल चोन्यू है ना वो लगता है कि जल्दीबाजी में कुछ अलग ही देख लिया था और अलग ही अनाप शनाप बोल रहा है। पर गाइस इस पे जो बड़े एल्डर होते हैं जिनका नाम म्यूक्सुन होता है वो कहते हैं नहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिन्मू को हमारी म्यूंग जिन ने सिखाया हो, क्योंकि म्यूंग जिन अपने टाइम में बहुत अच्छा बंदा हुआ करता था और उसने ही इस सेट के आखिरी पिविलियन को बचाए रखा था अपनी जान पे खेलकर। और हम उस पर शक नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दिनों से सॉल्यूशन में है और हमेशा वो अपने विचारों को सबके सामने प्रेजेंट करता रहता है, तो हो सकता है अपने विचारों से ही उसने जिन्मू को सिखाया हो। हाँ बात सही है। और गाइस तभी एल्डर म्यूक्सुन कहते हैं कि चलो एक बार हमें चलना चाहिए, हम बहुत दिन से म्यूग जिन से मिले नहीं है, तो चलो उसे विजिट करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर म्यूग जिन ने अपने डिसाइपल जिन्मू को क्या क्या सिखाया है और उसके पास कौन कौन सी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। चलो चलते हैं, कल सब लोग चलते हैं वहां पर। और गाइस इसी के साथ हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहां पर ये चोन्वू आ जाता है अपने पूरे बैग को पैक करके और कहता है अंकल पता है आपको जो वुनहू सराइन है ना उसके जो मास्टर हैं जुन ह्यू जिनको आपने पीटा था उन्होंने आपके पास मुझे भेज दिया है आपसे सीखने के लिए और उन्होंने कहा है कि मुझे मन लगाकर आपसे जो जो टेक्निक आप सिखाओगे उसे सीखना है, तो मेरा स्वागत करिए, आज से मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये सुनते ही हमारे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहता है और कहता है आखिर ये किसने डिसाइड किया। और तभी वो सोचता है जिन ह्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार तुम मेरे हत्थे पड़ जाओ फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हाल करता हूं। लगता है मैंने तुम्हारा जो पिछली बार हालत किया था ना उससे तुम्हें कोई सबक नहीं मिला है, एक बार बस एक बार तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूं। और गाइस तभी मास्टर म्यूक्जिन वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं मैंने ये डिसीजन लिया है। ये सुनते ही हमारे जो कहता है क्या मास्टर आपने लिया है। तो इस पे म्यूक्जिन मास्टर कहते हैं हाँ कल रात में जिन ह्यू मेरे पास आया था और वो बता रहा था कि किस प्रकार से ये जो चुनवू है वो तुम्हारे डिसिप्लिन में अच्छे से सीख रहा है, तो वो ये बताना चाहता था मुझे कि आज से वो तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करवाएगा इस चुनवू को। और तभी हमने डिसीजन ले लिया, इसलिए आज से तुम इसके मास्टर हो, इसे अच्छे से सिखाना। ये सुनते ही हमारे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहता है मास्टर पर मैं वो काबिल नहीं हूं, मैं एक अच्छा डिसाइपल नहीं ट्रेन कर सकता हूं, प्लीज मैं अभी मास्टर के लेवल का नहीं हूं। तो इस पे मास्टर कहते हैं मुझे पता है तुम किस लेवल के हो, मैंने तुम्हारी सारी कहानियां सुनी कि कैसे तुमने उस जिन ह्यू को हराया, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ही प्राउड करता हूं। तुम हेवन से भेजे गए एक अजूबा हो जो हमारे मुडोंग सेक्ट के लिए बने हो, तुम हमारे मुडोंग सेक्ट को बहुत ज्यादा ही ऊपर लेके चले जाओगे। मैंने कहानियां सुनी कि तुमने कैसे उसे हराया, मैं जानता हूं कि तुमने राइटनेस के पाथ से थोड़ा भटक गए थे, यानी तुमने जिस वे में उसे हराया वो सही नहीं था, पर फिर भी तुमने हराया ना उसे। तुम्हारा जो मार्शल आर्ट था वो सच में कमाल का था। तुम्हें पता है जिन ह्यू को हराना एक आसान बात नहीं है, पर तुमने फिर भी उसे हरा दिया, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ही प्राउड हूं। हमारा हीरो कहता है पर मास्टर फिर भी मास्टर सोचिए इसके बारे में। हमारे मास्टर कहते नहीं बस मैंने डिसीजन ले लिया, अब से तुम इसके मास्टर हो, तुम इसे सिखाओगे। वहीं पे ये जो चोन्वू होता है वो कहता है मास्टर मैं आपकी शरण में हूं तो मुझे अच्छे से सिखाइएगा। फिर गाइस तभी मास्टर जाते हुए कहते हैं बाय बाय, चलो मेरे किचन ड्यूटी का तुम्हारा ड्यूटी है ना अच्छे से खाना बनाना, मैं बहुत ज्यादा भूख लगा है मेरे को। इस पे हमारे हीरो कहता है ठीक है मास्टर आप जाइए मैं खाना बनाता हूं। पर गाइस तभी चोन्वू पीछे से कहता है मास्टर अब आप मेरे मास्टर बन चुके हैं तो बताइए मैं मास्टर अंकल का जो भी गए थे उनका मैं डिनर कैसे बनाऊं, आप क्या क्या चाहते हैं मैं सब कुछ बना सकता हूं। पर गाइस हमारे हीरो पे गुस्साते हुए कहता है हे चोन्वू मेरी 3 बातें सुनो, पहली बात मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं समझे, दूसरी बात मैं तुमसे आज के बाद जो भी कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, और तीसरी
होगी, लेकिन अंतिम नहीं। तीसरी बात, अगर मैं जब भी ट्रेनिंग कर रहा हूं तो उस समय तुम्हें अजीब आवाजें नहीं निकालनी है, जैसे वाओ, ओ, ये सब आवाजें नहीं निकालनी है। अगर तुमने इन तीनों में से किसी भी रूल को तोड़ा तो याद रखना मैं तुम्हारा वहीं पे काम तमाम कर दूंगा। समझ गए ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? इस पे चोनवू कहता है समझ गया, मैं समझ गया। तो इस पे हमारा जो कहता है तुम्हारी तो मोटी बुद्धि है, तो बताओ तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात गई कि नहीं गई? तो इस पे चोनवू कहता है मैं समझ गया मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं समझ गया। तो ये सुनते हमारे कहता है ठीक है मैं मान गया कि तुम समझ गए, चलो मेरा जो काम है जितना भी ना वो कर दो। इस पे चोनवू पूछता है किस प्रकार का काम मास्टर? तो इस पे हमारे जो कहता है अरे अरे वही काम जो तुम करने वाले हो। और गाइस सीन शिफ्ट होता है जहां पे जो चोनवू होता है वो मुर्गे पकड़ के लाया होता है, जिससे कि हमारे हीरो ने कहा होता है कि जाओ मुर्गे पकड़ के लाओ। और तभी हमारे कहता है ठीक है इन मुर्गों को काट दो। चोनवू उन्हें काट देता है। फिर हमारे कहता है इनके पंखों को उखाड़ दो। हमारे चोनवू उखाड़ देता है। फिर हमारा हीरो कहता है इसके शरीर को छील दो। चोनवू शरीर को छील देता है। फिर हमारा हीरो कहता है इसे उबाल दो। हमारे ये जो चोनवू होता है उसे उबाल देता है और तभी टन टन बन जाता है मुर्गे का सूप। पर गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि अरे वाह ये कितना ज्यादा ऑबिडेंट है, यानी कितनी ज्यादा मेरी बातें एकदम करेक्ट वे में मान रहा है बिना कोई क्वेश्चन किए। सच में ये एकदम मेरे डिसाइपल चोन व्यून की तरह ही है, एकदम वो भी इसी तरह हुआ करता था। उसको भी कोई सम्मान नहीं देता था और वो भी अपने क्लासेस से बहुत ज्यादा ही नीचे रहता था, पावरफुल भी नहीं था, पर वो मेरा सबसे ज्यादा वफादार था। और तभी हमारे हीरो कहता है चलो चिकन पक चुका है ना, अब उसे म्यूजिन मास्टर के पास लेके चलते हैं। और गाइस तभी वो लोग लेके जाने लगते हैं इस चिकन को। पर गाइस तभी चुनवू कहता है कि मास्टर ये बताइए चिकन तो 10 फॉरबिडन कमांडमेंट में से है ना एक, कि उसे खाना एकदम मना है। तो इस पे हमारे जो सोचता है अरे 10 फॉरबिडन कमांडमेंट्स, हाँ यार उसमें से एक ये कमांडमेंट है कि आप कभी भी चिकन को कंज्यूम नहीं कर सकते हो। वो इसलिए है क्योंकि ये जो होली क्यूआई है और ये जो चिकन होते हैं ना वो शरीर के प्रोटीन को बढ़ा देते हैं और उसे ताकतवर बनाते हैं, शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। पर उसकी वजह से जो होली क्यूआई है वो मैच्योर नहीं हो पाती और वो ताकतवर नहीं हो पाती, इसलिए हमें चिकन खाना मना है। और ये सोचने के साथ ही हमारे चुनवू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस कभी कभी मीट खाया करता हूं, पर मैं मास्टर को डेली के रूप में मीट देता हूं उनकी हेल्थ के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखते ही ये जो चुनवू होता है उसके लाट टपकने लगती है और वो सोचता है काश मैं भी इसे खा पाता। सीन अंदर का दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो मास्टर को चिकन देता है खाने के लिए, लीजिए मास्टर खा लीजिए। इस पे मास्टर कहते हैं जिन्मू जब से तुमने कहा है मुझे चिकन खाने के लिए और जब से मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया है तब से मेरी बॉडी रिकवर अच्छे से हो रही है और मैं अब चल भी पा रहा हूं, फिर भी पा रहा हूं, बस तुम्हारी वजह से सब हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनते ही हमारे लोग कहता है अरे अरे मास्टर शुक्रिया करने की क्या जरूरत है। और गाइस वही वो एविल अवतार में सोच रहा होता है कि हाँ मास्टर जल्दी से ठीक हो जाइए, तभी तो मैं इस नर्क जैसे जगह से निकल पाऊंगा और बाहर की दुनिया में जाकर अपने ताकत को बढ़ा पाऊंगा। पर वहीं पे मास्टर एक चिकन का जो टंगड़ी होता है वो निकाल के हमारे हीरो को देते हुए कहते हैं ये लो ये तुम खा लेना। तो इस पे हमारे कहते हैं नहीं 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 मास्टर आप खाइए खाइए, मेरे लिए एक प्लेट बाहर इंतजार कर रहा है जिसमें मैं और चोनवू खाने वाले हैं। ये सुनते ही मास्टर कहता है अरे एक प्लेट में 2 लोग शेयर करोगे? नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तुम लोग अभी भी जवान हो इसलिए तुम्हारी बॉडी को पावर चाहिए। पर गाइस वहीं पे हमारे कहता है नहीं नहीं मास्टर मैं बाहर ठीक है मैं बाहर खा लूंगा। पर जैसे ही हमारे बाहर जाता है अपने चिकन की दावत को खाने के लिए, वो देखता है कि जो मोटा चोनवू होता है उसने पहले ही पूरा प्लेट साफ कर दिया होता है। ये देख के हमारे कहता है तूने खा लिया सारा खाना, तुझे शेयरिंग पता नहीं है क्या कि शेयर भी करते हैं खाने को। पर गाइस वहीं पे चोनवू दौड़ते दौड़ते सारे सूप को पी रहा होता है और ये देख के हमारे कहता है अबे सूप तो छोड़ दे, सूप तो छोड़ दे, तुझे पता नहीं है क्या एकदम कि अपने मास्टर को कैसे ट्रीट करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस मेरे हाथ आ जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर गाइस तभी हमारा हीरो और चोनवू सामने देखते हैं कि मूडेंग सेट के जितने भी एल्डर्स होते हैं उनके सामने आ चुके होते हैं और ये देख के दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अरे सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वो भी इतने गलत टाइमिंग पे ही इन लोग को आना था, अब मैं क्या करूं यार हमारे बहुत तगड़े लगने वाले हैं। पर गाइस तभी ये देखने के साथ ही ये जो एल्डर्स होते हैं उनमें एक एल्डर कहता है जिनवू और चांगवू तुम दोनों यहाँ पर चिकन पका रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं इस चिकन के स्मेल को दूर पहाड़ से ही सूंघ सकता था और मुझे लगा था कि तुम दोनों अपने मास्टर के अनप्रेजेंट में यहाँ पर चिकन पका रहे होगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेकार फॉरबिडन काम करने की। चलो अभी मैं मास्टर के कमरे में जाता हूँ, तुम्हारे म्यूजियम के मास्टर के कमरे में, और वहां जाकर उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे पापा की शिकायत, और फिर देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। पर गाइस तभी वो लोग अंदर जाने लगते हैं। ये देख के हमारे सोचता है अरे ठीक है हम लोग को डांट लो पर अंदर मत जाओ प्लीज अंदर मत जाओ। और गाइस तभी हमें दिखाया जाता है चिकन की हड्डियां जो कि ये म्यूजियम खा रहे होते हैं और ये देखकर एल्डर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूजियम। पर गाइस वहीं पे हमारे जो सोचता है अरे यार मैं तो ग्रेट डिसाइपल बनने वाला था, लेकिन अगर इन्होंने म्यूजियम मास्टर को ही यहाँ से अगर निकाल दिया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इस मैटर को अपने हाथ में लेना होगा। और गाइस तुरंत वो घुटने पे बैठ जाता है और कहता है एल्डर्स मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती है, इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। तो इस पे एल्डर कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने अपने मास्टर की थोड़ी सी भी चिंता की होती ना तो तुम अपने मास्टर को ये नहीं खिला रहे होते, समझ गए ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते हमारे तो सोचने लगता है अबे बुढ़े तू यहाँ पर एक एल्डर भी नहीं है, एल्डर का बस साथी है और तू मेरे पे इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, एक बार मुझे बस ग्रेट डिसाइपल बन जाने दे और ट्विन कॉम्बिनेशन टेक्निक को पालने दे, उसके बाद देख मैं सबसे पहले तेरे को मारूंगा। और वहीं पे ये जो एल्डर होते हैं वो म्यूजियम से कह रहे होते हैं म्यूजियम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कमांडमेंट तोड़ने की, तुम्हें पता नहीं है कि ये एक पाप है, चिकन खाना एक पाप है यहाँ पे, और तुम उसी कमांडमेंट को तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम एक हर्मिट के एल्डर हो, फिर भी तुमने इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे की। तो गाइस इस पे ये जो म्यूजियम होते हैं वो कहते हैं क्या चिकन खाना इतना बड़ा ऑफेंस है मास्टर्स। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा ही एल्डर्स होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये सुनते ही हमारे को सोचता है मैं जानता हूं मास्टर आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं पर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, आप एल्डर्स के ऊपर ऐसे चिल्ला कैसे सकते हो और आप किस प्रकार का ये फेस बना रहे हो। इस पे गाइस वहीं पे ये जो म्यूजियम मास्टर होते हैं वो कहते हैं जिन्मू तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, और चोनवू तुम भी खड़े हो जाओ, तुमने भी कोई गलत काम नहीं किया है। और तभी गाइस ये जो म्यूजियम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर्स अब देखिए मैं कैसा लग रहा हूं। और गाइस तभी ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि खड़े हो चुके हैं, इनकी बॉडी भी काफी रिकवर हो चुकी है। और तभी म्यूजियम कहते हैं कि क्या आपने मेरे बारे में कभी सोचा, मैंने अपने एल्डर्स के लिए अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया और उसके बाद मुझे बीमारी में आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया, आप सब मेरी फिक्र तो करते हैं पर कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बीमारी को दूर करने का कारण क्या है। मैंने अपने सारे साथियों को अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, फिर भी आपने मेरी चिंता नहीं की,
बस मुझे अकेला इस जगह पे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, जब उस म्यूजियम मूडाउन उस सुप्रीम लीडर ने हमारे पर अटैक किया, तो फिर जब सब कुछ तबाह हो गया था, फिर भी आपके एथिक्स कहां थे? आपने अटैक क्यों नहीं किया उन सब पर और उनसे सिर्फ लड़े क्यों नहीं? तब आपके ये जो कमांडमेंट्स है वो कहां चले गए थे? ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि जब ग्रेट वार हुआ था और मैंने मूडाउन सेक्ट की सभी चीजों को तबाह कर दिया था, पर तब डार्क लीजन नाम की एक और अलायंस थी जो कि दोनों इस पूरी दुनिया पे खतरा थी। इसलिए मैंने यानी सुप्रीम लीडर और इस मूडाउन सेक्ट के सेक्ट लीडर ने, हम दोनों ने एक संधि की कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे और डार्क लीजन को पीछे ढकेलेंगे ताकि वो मुरीम पर कब्जा ना कर सके। पर जैसे ही हमने ये ट्रूस किया और ये मूडाउन सेक्ट जब पूरे की पूरी तरह तबाह हो गया था लगभग, तो पूरी मुरीम के जो जितने भी सेक्ट्स थे उन्होंने मूडाउन सेक्ट को बर्बादी के रूप में छोड़ दिया, उसकी कोई मदद नहीं की और अपना पल्ला झाड़ दिया। इसकी वजह से मूडाउन सेक्ट और ज्यादा ही गिरती गई। और यही मुरीम का नियम है, यहाँ पर सिर्फ पावरफुल व्यक्ति को ही पूछा जाता है। एक बार आपकी पावर खत्म हो जाए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मास्टर, आप सच में बहुत ज्यादा ही कमाल के हो, आपको पता है कि बातें कैसे बनानी चाहिए। चलो अब मुझे माफ करो एल्डर्स, माफ करो, मैंने चिकन नहीं खाया, ये कोई सीन नहीं है, समझ गए ना? तो चलो हम लोग को माफ कर दो और मुझे फिर से ग्रेट डिसाइपल का ओहदा प्रदान कर दो। पर गाइस वहीं पे म्यूक जिन कह रहे होते हैं कि देखिए मास्टर, जब मेरे डिसाइपल ने मेरे को इतने खराब हालत में देखा तो उसने कहा कि अगर आपको अपनी वाइटैलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको चिकन खाना होगा, इसी के हिसाब से आप बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो सकते हो। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता हूं, इसीलिए मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया और आज देखिए मैं इस पूरे पेविलियन का, इस हेरिटेज का, पूरे जगह को पैदल ही घूम सकता हूं। मेरे अंदर वो शक्ति आ चुकी है। ये सुनते ही एल्डर्स बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं, क्या सच में ये म्यूजिन अपने पावर को कंट्रोल कर लिया और उसे रीगेन कर लिया है? यह पूरी जगह को घूम सकता है, ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और तभी म्यूजिन कहते हैं, हाँ क्या हुआ अगर मैंने एक कमांडमेंट को तोड़ ही दिया तो? आपको पता है ये जो डार्क अलायंस है वो बार-बार हमारे पर अटैक करती है, हम अपने स्टूडेंट के जो कपड़े हैं वो तक नहीं खरीद पाते अच्छे से, हमें कोई से प्रोटेक्शन नहीं मिली है और हम बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे आ चुके हैं, यानी उसके अंतिम छोर पे आ चुके हैं। और आप अभी भी अपने कमांडमेंट्स को मान रहे हो और आपके कमांडमेंट्स आपको क्या ही दे देंगे? आपको पता भी है इस कमांडमेंट्स की वजह से हमें कितनी झेलनी पड़ी है। तो इस पे एल्डर कहते हैं, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम भी इस 10 कमांडमेंट्स को छोड़ दें? क्या बकवास कर रहे हो? ये मूडाउन सेक्ट का एक लौता यही स्वरूप है कि हम इसके कमांडमेंट्स को माने। क्या तुम अब ये कहोगे हमसे कि हम जाकर डार्क सेक्ट को ज्वाइन कर लें? बोलो, यही कहोगे तुम अब? तो इस पे म्यूजिन कहते हैं, ये कमांडमेंट्स के बारे में नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने कमांडमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं की कि हम उसे तोड़ दें, हमारे मूडाउन सेक्ट की ये रिस्पेक्ट है। पर फिर भी सोचिए, अगर एक को मैंने नहीं भी माना अपने रिकवरी को करने के लिए तो क्या ही हो गया? इस पे ये एल्डर्स लड़ने लगते हैं। पर गाइस तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं, बस बहुत हुआ, सब लोग चुप हो जाओ। इस पे एल्डर कहते हैं, अरे पर एल्डर देखिए, हम ये सब नहीं होते हुए देख सकते हैं। इस पे जो बड़े एल्डर, ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब सब लोग यहाँ से जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। इस पे सब फिर से बकवास करने लगते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैंने कहा ना यहाँ से जाइए। और गाइस तभी सारे के सारे एल्डर्स वहां से जाने लगते हैं। पर वहीं पे हमारा हीरो देख के सोचने लगता है, अरे यार क्या बकवास सब कर रहे हैं यार, कमांडमेंट्स, ये ना कमांडमेंट्स मानो मानो ना मानो, और क्या चिकन खाना सच में इतनी बड़ी बात हो गई कि ये सब इतना लड़ने लगे? आखिर मैं क्या करूं? क्या सच में मुझे सब यहाँ से निकाल देंगे? क्योंकि आइडिया तो मेरा ही था ना। और वैसे सिर्फ होता है, हमें एल्डर्स का पेविलियन दिखाया जाता है जहां पे ये जो जिन्मू होता है वो पहुंच चुका होता है और सारे एल्डर्स इसे कह रहे होते हैं, जिन्मू आगे आओ। और गाइस तभी हमारा हीरो आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है, चलो क्या हुआ, मैंने मीट ही तो खाया है, एक कमांडमेंट को ही तो तोड़ा है, तो आखिर कितने बड़े पनिशमेंट ये लोग हमें देख सकते हैं, चलो मैं भी देखता हूं। और गाइस तभी एल्डर कहते हैं, जिन्मू तुमने 3 कमांडमेंट्स को तोड़ा है और 3 गलतियां की हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचता है, अबे बुड्ढो इंसानों, एक चिकन खाने का 3 गलती गिनवा दिए तुम लोग। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जो ग्रेट डिसाइपल बनने वाला जो सपना था, वो टॉप कमांडमेंट्स पाने का जो सपना था, जिससे मैं अपने ड्यूअल ट्विन टेक्निक को कर सकता हूं, चला सकता हूं और फिर अपने डार्क आर्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो सपना सपना रह जाएगा। आज मेरा लगता है काम सच में तमाम होने वाला है। और गाइस हमारे हीरो के सोचते ही सेक्ट के सेक्ट एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो, पहला नियम तुमने हमारे 10 कमांडमेंट्स को तोड़ा है जो कि तुमने मीट खिलाकर अपने मास्टर को तोड़ा है। दूसरा नियम तुमने ये तोड़ा है कि तुमने अपने सीनियर डिसाइपल को, जो तुम्हारा बड़ा भाई लगेगा, उसको तुमने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और तीसरा नियम तुमने ये तोड़ा है कि तुमने इस वुडोंग सेक्ट के जो मार्शल आर्ट है उनमें चेंजेस किया, वो भी हमें बिना बताए, हमसे बिना पूछे, और उसके बाद उसे दूसरे स्टूडेंट को भी सिखाया और उसे गंदी गंदी टेक्निक सिखाई कि इसे मारकर वो होता है, उसे मारकर ये होता है। तो बताओ, ये सारी तुमने जो गलतियां की हैं, क्या तुम उसके गुनाह को कबूल करते हो? इस पे हमारे को सोचने लगता है, अरे ये बुढ़े, ये इतनी छोटी सी बतंगड़ का बात क्यों बना रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके साबित क्या करना चाहते हैं कि मैं गलत हूं, मैंने जैसा कोई अपराध कर दिया हो? और कभी हमारे जो कहता है, हाँ मैंने ये सब किया है, मैं इसे कबूल करता हूं। और वहीं पे वो सोचता है, बुढ़ो एक बार मेरे हाथ में बस चम्मच आ जाने दो, मैं उसी चम्मच से तुम्हारी आंखों को निकाल कर खा जाऊंगा, समझ गए ना? और तभी ये एल्डर हमारे हीरो को सजा सुनाते हैं कि जिन्वू, तुमने जो भी गलतियां की हैं, तुमने जो 3 नियम तोड़े हैं, उनका तुम्हें सजा मिल रहा है। तो सुनो ध्यान से, तुम्हें 1 महीने की कड़ी सजा दी जाती है और उस सजा में तुम्हें 1 महीने के अंदर एक सेंचुरी को बिल्ड करना है। ये सुनते ही हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो सजा नहीं हुई, ये तो मुझे एक चीज को बस बनाने के लिए कह रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि मेरे पीठ पे थपथपा रहे हो कि बहुत अच्छे, तूने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं पे जो एल्डर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शैकड़ों चुके होते हैं, क्योंकि ये जो एल्डर होते हैं बड़े वाले, वो एक और बात कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी जगह पे जो मीट का कंजम्पशन है, यानी मीट खाना अलाउ कर देता हूं, सभी लोग अभी इस मीट को खा सकते हैं। पर ये सुनने के साथ ही दूसरे जो एल्डर्स होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इसे इतनी हल्की सजा क्यों दे रहे हैं? इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। और आपने क्या कहा, आप मीट को अलाउ कर रहे हैं? ऐसा मत करिए मास्टर, ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है, प्लीज इसके बारे में दोबारा सोचिए। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मेरा वर्ड निकल चुका है मेरे मुंह से, अब ये वापस नहीं आएगा, सभी लोग अब जा सकते हैं। ये डिस्कशन वहीं पे खत्म होता है, जिन्मू अब तुम भी जा सकते हो। इस पे जिन्मू बाय बाय बोलता है। उसी के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा ही वहां पे शांत होते हैं और ये जो एक एल्डर होते हैं वो कांप रहे होते हैं हमारे ग्रैंड एल्डर के इस डिस्कशन से। पर तभी एक एल्डर जो कि मेडिसिन आर्ट में बहुत ज्यादा महारथी होते हैं वो पूछते हैं, सर ग्रैंड मास्टर, आपने क्या ये डिसीजन इस वजह से लिया है क्योंकि मीट खाने के बाद जो म्यूजिन है उसकी शरीर बहुत अच्छे से रिकवरी कर ली, इसलिए क्या आपने ये
डिसीजन लिया। तो ये सुनते ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अरे फिजिशियन एल्डर, क्या आपको इसके बारे में पता था कि म्यूजियन की तबीयत कैसे सही हुई? तो फिजिशियन एल्डर कहते हैं, हाँ मेरे को ये बात कैसे नहीं पता होगा, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है कि जिस बंदे को मुझे ठीक करना चाहिए था जिनमू ने ठीक कर दिया। मैं बहुत पहले से ही म्यूजियन की कंडीशन को जानता था कि अगर इसे रिकवरी करनी है तो इसे मीट खाना ही होगा, पर मैंने 10 कमांडमेंट्स की वजह से इसे मीट रिक्वायर नहीं किया कि नहीं मीट तुम खाओगे तो कमांडमेंट्स टूट जाएंगे। पर किसे पता था कि जिनमू को इस बात पता थी और उसने सही करवा दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी कमांडमेंट से ज्यादा बड़ी होती है, पर मैंने एक फिजिशियन का कर्तव्य तोड़ा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्वॉर्ड पेविलियन दिखाई जाती है जहां पर हमारे हीरो को ये जगह ठीक करनी होती है। हमारा हीरो इस जगह को देख के सोच रहा होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे ना आप घोड़े पर चढ़ के आ सकते हो और ना ही आप किसी तलवार को लेकर अंदर घुस सकते हो। यहाँ पर सब लोग नहीं जाया करते, सिर्फ वुडैंग सेक्ट के जो बड़े बड़े महारथी इंसान हुआ करते थे वही यहाँ पर रहा करते थे। पर अब इसकी क्या हालत हो गई है। और गाइस हमें टूटा फूटा ये स्वॉर्ड पेविलियन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बेकार हो चुका होता है। हर जगह पर टूटी फूटी जगह होती है, 10 साल हो चुके होते हैं जंग को, पर फिर भी इसे अभी तक रिकवर नहीं किया गया होता है। और गाइस तभी चोनू कहता है, मास्टर ये देखकर आपको अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जो सीनियर डिसाइपल्स हैं हमारे और जो जूनियर डिसाइपल्स हैं, मीटिंग में जो एल्डर मास्टर है उन्होंने कहा था उन सबसे कि हमारी मदद करेंगे यहाँ पर आकर, पर हम यहाँ पर किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है वो सब चलते हैं हमसे। और तभी गाइस हमारा हीरो बताता है कि जितने भी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के जो डिसाइपल्स हैं ना वो बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मुझ जैसा जिनू जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, उसके लिए कोई काम क्यों करेगा। वो खुद में ही बहुत ज्यादा घमंड में होंगे। पर फिर भी जब उनको ये बात पता चली होगी कि मैंने कमांडमेंट्स नियम तोड़ दिए फिर भी मुझे सजा नहीं मिली, उसके बाद मैंने उनके सीनियर ब्रदर जिन हो को हराया फिर भी मुझे कोई सजा नहीं मिली, और उसके बाद यहाँ तक कि मुझे पेविलियन सही करने का भी मौका मिल गया, मुझे शाबाशी मिली, ये सुनकर ही उनके हर जगह से खून निकल रहा होगा। बस तुम लोग रुक जाओ, एक बार अगर मैं मास्टर्स का डिसाइपल बन गया ना उसके बाद देखना मैं तुम सबकी क्या हालत करता हूं। ये देख के चुनू कहता है, अरे मास्टर आप किलिंग इंटेंट क्यों निकाल रहे हैं अपने अंदर से। और तभी हमारा हीरो कहता है, चोनू अभी चलो हमें बहुत ज्यादा जरूरी काम करना है। इस पे चोनू कहता है, वो क्या है मास्टर। तो गाइस हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो का जरूरी काम, और वो होता है खाना खाना। गाइस हमारा हीरो पहले दिन बहुत ज्यादा ही सुअर के मांस को खा के बिताता है, दूसरे दिन वो मुर्गी के मांस को खाता है, और तीसरे दिन खरगोश के मांस को। पर गाइस तभी 3 दिन बीत चुके होते हैं ये लोग बस खाने पीने और मौज मस्ती में। इस पे चोनू पूछता है, मास्टर क्या ये सही चीज है, हम कोई काम भी नहीं करे बस यहाँ पे हम खाए जा रहे हैं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, अभी पता है तुमको 30 दिन मिले हैं हमें इस पेविलियन को ठीक करने में, तो तुम्हें लगता है इतना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा इसे ठीक करने में? नहीं, कुछ ही दिन में मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर हमें टाइम भी तो काटना है। 30 दिन का हमें रहने का यहाँ पे सजा मिला है, तो 30 दिन कैसे जाएंगे, इसलिए मौज मस्ती तो जरूरी है। पर गाइस तभी हमें चौथा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कंकड़ मार रहा होता है पानी में और बहुत ज्यादा ही बोर होकर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है चोनू कहाँ गया यार, उतने देर से उसे भेजा है कि जाओ मीट लग रहा हो, पर वो तक आया क्यों नहीं। पर गाइस तभी चोनू आ जाता है और कहता है, अंकल देखिए मैं किसको लाया हूँ, ये है ब्रदर चुंगसेंग और ये आपसे मिलना चाहते थे। जो सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, ये लड़का ये काफी लंबा है और दिखने में भी काफी खूबसूरत है, पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी हमारे हीरो पूछता है, ये मुझसे क्या जानना चाहता है। इस पे ये जो चुंगू होता है वो कहता है, देखिए मेरा ये जो भाई है ना चुंगसेंग, वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुमने ये सब टेक्निक्स कहाँ से सीखी और कैसे सीखी। वो चाहते थे कि मैं भी उनको वो टेक्निक सिखाऊं, पर मैं उन्हें बता नहीं पाया कि टेक्निक कैसे सिखाते हैं। मैं उस टेक्निक को कर तो सकता हूं पर बता नहीं सकता। इस पे हमारे जो सोचता है, ऑफ कोर्स तुम उसे नहीं बता सकते हो, वो मेरे द्वारा सिखाई गई है और उसके लिए बहुत ज्यादा ही एनलाइटमेंट की जरूरत पड़ती है। पर ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा शेडी पर्सन लग रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है। और गाइस तभी ये जो चोमू होता है वो पूरी डिटेल देने लगता है कि देखिए ये जो मेरे ब्रदर है ना चुंगसेंग, वो हर एक टेक्निक को करना अच्छे से जानते हैं। इन्होंने फ्लोटिंग स्वॉर्ड क्राफ्ट में 5वें रिल्म को पार कर लिया है, और उसके बाद ये क्लास के सबसे अच्छे डिसाइपल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखी हैं। पर गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो इस पे गुस्साने लगता है, ये चुंगसेंग ये अपने बारे में मेरे सामने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता है, मैं इसका सीनियर हूं और ये दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन दिलवा रहा है, अपने कमजोर पे ये हक जमा रहा है, ये बहुत ज्यादा दुष्ट है, बस मुझे मौका मिलने दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर गाइस तभी ये चुनवू और ज्यादा इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है कि हमेशा ही चुंगसेंग ब्रदर को कोई ना कोई काम मिलता रहता है, क्योंकि इनके सीनियर्स इससे हमेशा काम करवाते रहते हैं। हो सकता है इसलिए करवाते हो क्योंकि ये दूसरे फैमिली से आते हैं। पर गाइस ये सुनने के साथ ही चुंगसेंग चिल्लाता है, चुनवू बस तुमने बहुत बता दिया मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में मत बताओ। ये सुनते ही चुनवू कहता है, मुझे माफ कर देना ब्रदर, मैंने ध्यान नहीं दिया। और गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा ही निचली फैमिली से आता है और इसके सीनियर डिसाइपल जितने भी हैं ब्रदर्स हैं वो बहुत ज्यादा ही ऊंचे फैमिली से आते हो, इसलिए बहुत ज्यादा ही इसे हरासमेंट सहने को मिलती है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी अंदर की फीलिंग, पर फिर भी यार ये सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद है। फिर भी यहाँ के जो डिसाइपल्स हैं वो घमंड रखते हैं अपने अंदर, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, अगर ये सब घमंड रखते हैं और मैं इन्हें पसंद नहीं करता तो मैं इन्हें अपने हिसाब से बदल तो सकता हूं, मैं इस पूरे के पूरे सेक्ट को बदल दूंगा। और गाइस तभी हमारा ये चुनवू से कहता है कि चुनवू वक्त आ चुका है कि जब इस सेंचुरी को साफ करें और एक नया नवेला सेंचुरी बना के दें, तो चलो सबसे पहला काम है कि इस बड़े से पत्थर को यहाँ से हटाओ। ये सुनते ही चुनवू कहता है, अरे पर मास्टर हमने तो सोचा था कि आप बोल रहे थे कि हम बस यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, खाए पिएंगे और चले जाएंगे, अभी वक्त नहीं आया है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, वक्त नहीं आया क्या कह रहे हो, अब वक्त आ चुका है, तो चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। तो इस पे चोंग्यू कहता है, पर मास्टर ये एक पत्थर नहीं है बल्कि ये तो चट्टान है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। पर गाइस वहीं पे ये जो चुंगसेंग होता है वो सोच रहा होता है कि अरे क्या इस मास्टर का दिमाग खराब हो गया है क्या, इस बड़े से पत्थर को उठाने के लिए या तो आपके पास बहुत अच्छा कोई मार्शल आर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास खतरनाक पावर होनी चाहिए, तभी जाके आप इसे उठा सकते हैं। और ये चुंगवू अपनी जिंदगी में कभी भी इसे नहीं उठा सकता है, आखिर ये मास्टर सोच क्या रहे हैं। और वहीं पे गाइस फिर ये जो चुंगवू होता है वो तुरंत ही इस बड़े से चट्टान को उठाने लगता है, पर वो गाइस उठाते उठाते बहुत ज्यादा ही उसकी कमर में दर्द होता है और वो पटक देता है पत्थर को वापस से। वहीं पे ये जो चुंगसेंग होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा था आज मैं कोई चमत्कार दिखूंगा पर कुछ नहीं दिखा मुझे। और वहीं पे गाइस हमारे चुंगसेंग को हंसता हुआ देखकर हमारा हीरो सोचता है, तुम हंस रहे हो, चलो ठीक है कुछ तुम्हें मैं अमेजिंग दिखाता हूं और तुम्हारे इस हंसी को तोड़ता हूं। और गाइस तभी हमारा हीरो
चुनवू के पास पहुंच जाता है और चुनवू से कहता है चुनवू चलो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इस पे चुनवू पूछता है कैसा ट्रिक मास्टर? तो इस पे हमारा हीरो कहता है देखो सबसे पहले इस बोल्डर को पकड़ने के लिए अपने घुटने झुकाओ और अपने पैरों को जो एड़ियां हैं उनके बगल में कर लो और दोनों पैरों को इस बोल्डर के बीच में फंसा लो और अब इसे जोर से उठाने की कोशिश करो। और गाइस सुनने के साथ ही ये जो चुनवू होता है वो तुरंत ही इस बड़े से पत्थर को उठा देता है और जोर से उठाने के बाद पूरी ताकत के साथ इसे पानी में फेंक देता है। और ये देख के चुनवू और चुंगसैंग दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहीं पे चुनवू कह रहा होता है अंकल देखिए मैंने कर दिया। पर चुंगसैंग सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिना सिर्फ किसी एनर्जी के सिर्फ फॉर्म चेंज करने के साथ ही इसने उस बड़े से बोल्डर को बड़े से पत्थर को उठा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं पे हमारा हीरो इसकी रिएक्शन को देख के सोच रहा होता है बच्चे तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें पता है मैंने अपनी क्यूआई पावर को इस चुनवू के बॉडी के अंदर डाल दिया था जब ये बड़े से बोल्डर को उठा रहा था और इसको ये बात पता भी नहीं और तुम भी मेरे क्यूआई को देख थोड़ी ना पाओगे, इसी वजह से इस बड़े से पत्थर को ये उठा पाया। और चुंगसैंग अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो तुम बहुत ज्यादा ही सरप्राइज होने वाले हो। और गाइस तभी हमारा हीरो चुंगवू से कहता है कि जाओ चोंगवू बहुत सारे रैबिट्स पकड़ कर आओ। और गाइस तभी हमारा हीरो और ये जो चोंगवू होते हैं वो तुरंत ही बहुत सारे रैबिट्स को पका के खाने लगते हैं, जहां पे चोंगवू कहता है मास्टर ये कमाल के टेस्ट आ रही है इससे। और तभी हमारा हीरो चुनसैंग से पूछता है कि क्या तुम भी खाना चाहोगे, ये लो खा लो। तो इस पे ये चुनसैंग मना करता है और कहता है आखिर आप इस कमांडमेंट्स के नियम को कैसे इग्नोर कर सकते हो, आपको पता है ये मुडांग सेट का नियम है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अब ये नियम बदल चुका है यार, तुम्हें पता नहीं है क्या, खा लो इसे खा लोगे ना तो तुम चुनवू से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। ये सुनते ही ये जो चुनसैंग होता है वो थोड़ा शर्माता है क्योंकि इसके पेट में बहुत ज्यादा ही भूख लग रही होती है खाने के लिए, पर तभी वो कहता है नहीं मैं नहीं खा सकता हूं। ये देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और सोचता है अरे चुनसैंग ये तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट लड़का है यार, ये अपनी भूख को कंट्रोल कर पा रहा है, वाह। पर चिंता मत करो मैं धीरे धीरे एक एक करके इस पूरे वुडैंग सेक्ट को ही बदल दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ के कमांडमेंट्स को चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर मुर्गे खाने के साथ साथ मीट खाने के साथ साथ कुछ दिन बाद लोग अल्कोहल भी पीने लगेंगे और अल्कोहल पीने के बाद लोग लड़कियों के साथ औरतों के साथ मजे भी करने लगेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है और धीरे धीरे सब जगह पे करप्शन फैल जाएगा। जो वुडैंग सेक्ट के जो एल्डर्स हुआ करते थे, जो बंदे हुआ करते थे, वो आज तक सिर्फ पानी और रस को पीकर ही अपनी जिंदगी काटा करते थे, पर सोचो अगर वो अल्कोहल पीने लगे तो सोचो क्या होगा, यहाँ का पूरा जगह ही चेंज हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये वुडैंग सेक्ट पूरी तरह से करप्ट हो जाएगी। और अब मुझे पता चल चुका है कि मैं उस 2 कॉम्बिनेशन आर्ट को पाने के बाद अपने डार्क आर्ट्स का कहां इस्तेमाल करूंगा, मैं इस पूरे वुडैंग सेक्ट को करप्ट कर दूंगा। मुझे अब एक रास्ता दिख रहा है, मैं 2 डिविनिटी आर्ट का इस्तेमाल करूंगा और अपने तरीके से इस पूरे वुडैंग सेक्ट को चलाऊंगा। मैं हर एक बंदे को करप्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद इस दुनिया को मैं पूरी तरह से अपने वे में मोड़ दूंगा। सब लोग सोचेंगे कि सब लोग सही है पर फिर भी सब लोग करप्शन हो जाएंगे और उसके लिए मुझे अच्छे लॉयल सबऑर्डिनेट चाहिए। और चुनसैंग तुम मेरे सेकंड लॉयल सबऑर्डिनेट बनोगे और धीरे धीरे सबसे पहले मैं तुम्हें करप्ट करना स्टार्ट करूंगा। और गाइस तभी हमारा हीरो चुनवू से कहता है कि चुनवू चलो चुनसैंग के साथ थोड़ी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही चुनवू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है चुनसैंग ब्रदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को सीख चुका है और उन्हें मास्टर कर लिया है। इस पे हमारा हीरो कहता है कौन से मार्शल आर्ट मास्टर कर लिया, जरा मुझे भी तो बताओ, तुम कर सकते हो चुनसैंग, तुम जीत सकते हो, समझ गए ना, तुम इसे हरा सकते हो। ये सुनते ही वहीं पे जो चुनसैंग होता है वो चुनवू को देख के गुस्साते हुए सोच रहा होता है क्या ये चुनसैंग मुझसे जीतेगा। ये चुनसैंग जो कि अभी जस्ट अपने सेकंड क्लास ब्रदर्स में आया है और सीख रहा है ट्रेनिंग को, ये मास्टर से थोड़ी बहुत टेक्निक सीख लिया होगा, पर इसको लगता है सच में कि ये मुझसे जीत सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल हूं और सेकंड क्लास डिसाइपल के सबसे ऊपर लेवल पे आता हूं जहां पे मैंने बहुत सारी टेक्निक को मास्टर कर रखा है और मास्टर कह रहे हैं कि चुनसैंग मुझसे जीत जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी वो मास्टर से कहता है मास्टर क्या आप सच में सोचते हैं कि चुनवू मुझसे जीत पाएगा? आपको पता भी है सेकंड क्लास डिसाइपल में मैं सबसे ज्यादा ही ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत सारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स हैं, मैं जानता हूं कि मैं फर्स्ट क्लास मास्टर से इतना अच्छा नहीं लड़ पाऊंगा, पर मैं फिर भी चुनवू से तो बहुत ज्यादा ही अच्छा हूं। और आप सोच रहे हो कि मैं इसे मारूं, अगर मैं इसे छू भी दिया ना तो ये वहीं पे काम तमाम हो जाएगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ बेशक ये लड़ सकता है तुमसे और तुम्हें हराएगा। और गाइस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चुनसैंग मैं जानता हूं कि तुम ऐसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो जिस पे कोई भी रस्सी नहीं है, यानी तुम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो और तुम मुझे एक रस्सी बनाना चाहते हो, एक जरिया बनाना चाहते हो, पर मैं बता दूं मैं किसी के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता हूं, मैं सबको यूज करता हूं ना कि कोई मुझे यूज कर सकता है। तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो तो चलो दिखा देने दो कि मैं जो कि किसी को यूज करता हूं तो कैसे यूज करता हूं, और मैं चुनवू को यूज करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा चुनवू का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे गाइस चुनवू अपने आप को डेस्परेट तरीके से कह रहा होता है मास्टर आप रुक क्यों नहीं रहे हैं, मैं नहीं जीत सकता। और गाइस इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पे ये जो चुनसैंग होता है वो तुरंत ही लकड़ी की एक ब्रांच को उठाता है और उसे घुमाते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपको बता दूं मेरे जो तलवार है ना उसकी कोई आंखें नहीं है, ये किसी को भी जख्मी कर सकती हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है अरे तुम तो ऐसे डायलॉग मार रहे हो जैसे तुम कोई के बहुत बड़े मास्टर हो, चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। ये सुनते ही चुनवू कहता है पर ब्रदर मैं आपका छोटा भाई हूं यार, आप मेरे पर अटैक कैसे कर सकते हो। वहीं पे हमारा हीरो कहता है कि ये बताओ ये जो तुम्हारी तलवार है क्या तुम इसे बस शो ऑफ के लिए रखे हो, इसे यूज नहीं करोगे या तुम्हें यूज करना नहीं आता। तो इस पे चुनसैंग कहता है मास्टर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, कि आपको कमांडमेंट्स के बारे में नहीं पता, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के खिलाफ एक असली स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पे हमारा हीरो कहता है अबे यार फिर से तुम लोग कमांडमेंट की बातें करने लगे। इस पे ये चुनसैंग कहता है अरे क्यों ना करें हम कमांडमेंट की बातें। वहीं पे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखिए चुनवू कहता है अरे यार मुझे डर लग रहा है मास्टर क्या होने वाला है मेरे साथ। वहीं पे हमारा हीरो कहता है चुनसैंग बाद में तुम पछताना नहीं कि तुमने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, चलो ठीक है अब असली लड़ाई की बारी आती है तो स्टार्ट करते हैं। वहीं पे गाइस हमारा हीरो चुनवू को अपने आइडिया के बारे में बताता है कि चुनवू तुम्हें याद रखना है, तुम्हें ये प्लान को यूज करना है। और गाइस हमारा हीरो इसके कान में सारे प्लान्स बता देता है। ये देख के चुनवू कहता है पर मास्टर मैं इस प्लान को कैसे यूज कर सकता हूं, ये प्लान इम्पॉसिबल है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है क्या तुम मुझे भरोसा नहीं करते हो। तो इस पे चुनवू कहता है मैं भरोसा करता हूं मास्टर। तो इस पे हमारा हीरो
कहता है तो जल्दी करो, अगर तुमने इसे नहीं हराया आज ना तो जान लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर आज तुम नहीं जीते ना तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदगी भर एक भी निवाला मीट का नहीं खाने दूंगा। ये सुनते ही ये मोटा चोनवू सोचने लगता है क्या जिंदगी भर मुझे एक भी निवाला मीट का नहीं मिलेगा खाने को, नहीं ये नहीं हो सकता। और गैस तुरंत वो बहुत ज्यादा ही एनर्जी में आ जाता है और कहता है मास्टर आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आज मैं इसे हरा दूंगा। ये कहने के साथ ही गाइस वो तुरंत ही अपने बियर वाले स्किल को यानी भालू वाले स्किल को इस्तेमाल करता है और एक पैटर्न के साथ इस चुंगसेंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर चुंगसेंग सोचता है ओ तो तुमने बियर स्किल का इस्तेमाल किया है, पर बंदे इस स्किल का एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न तुम चेंज करते हो तभी जाकर तुम मुझ पे अटैक कर सकते हो, तो इसका मतलब मुझे बस उस पैटर्न के चेंज होने का इंतजार करना है और फिर मैं तुम पे अटैक करूंगा। और गाइस तभी चंगसुक को वो मौका मिल जाता है और तुरंत ही वो अपने लकड़ी से हमारे इस चोनवू पे अटैक कर देता है। पर गाइस तभी ये क्या वो ध्यान देता है कि उसकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। पर गाइस तभी ये क्या ये जो चोनवू होता है वो तुरंत ही अपने जोरदार किक को इस चुंगसेंग पे दे मारता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है अरे जब मैंने अपने लकड़ी से इस पे अटैक किया तो इसने तुरंत ही अपने डंकी स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए रोल करने लगा और तुरंत ही अपने हेवनली किकिंग का इस्तेमाल करके मुझे लात मार दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुडंग जैसे सेक्ट का एक नोबल बंदा इस डंकी स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। डंकी स्टेप्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक डंकी के रोलिंग की तरह दिखते हैं और इसीलिए कोई भी नोबल सेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करती है, पर ये चोनवू उसका इस्तेमाल कर रहा है। आखिर ये बेशर्मी की किस हद तक जा सकता है। और गाइस तभी ये चोनवू अपने डंकी रोल का इस्तेमाल करते हुए लगातार इस चुंगसेंग पे अटैक करता रहता है, पर वो इसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाता क्योंकि अटैक अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी वो अपने हाथों से अटैक करता है तो कभी पैरों से अटैक करता है और फिर उसके अगल बगल गोल 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 घूमकर वो अटैक करता है। पर ये देख के चुंगसेंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है कि अरे अब मैं क्या करूं, क्या सच में ये हमारे अंकल यानी मास्टर का टेक्निक सिखाया हुआ है। लेकिन ये सिखाया हुआ है अगर ये स्ट्रेटजी उनकी है तो ये कमाल की स्ट्रेटजी है और वहीं पे हमारा चोंगवू सोच रहा होता है मैं कर सकता हूं, मैं इसे हरा सकता हूं। पर गाइस तभी वो हमारे हीरो की बातें याद करता है जहां पे हमारा हीरो उसके कान में बता रहा होता है कि तुम्हें लगातार डंकी रोल का इस्तेमाल करते रहना है, तब तक इस्तेमाल करना है जब तक ये परेशान न हो जाए और फिर हर जगह पे इसके अटैक भी करते रहना है। और जैसे ही ये जो चुंगसेंग है वो परेशान हो जाएगा तो वो अपनी सारी शक्तियों को अपने स्वॉर्ड में डालेगा और तुम्हारे ऊपर अपने स्वॉर्ड टेक्निक से एकदम तेजी से अटैक करने के लिए आगे आएगा और तभी तुम्हें मौका मिलेगा इस पर अटैक करने का। और गाइस तभी ये जो चुंगसेंग होता है वो अपने स्वॉर्ड से हमारे इस चोनवू पर अटैक करने के लिए आता है अपने पूरी पावर से और तभी चोनवू इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही अपने आयरन रश नाम की स्किल से एक जोरदार धक्का दे मारता है जिससे कि चुंगसेंग का जो लकड़ी का स्वॉर्ड होता है वो टूट जाता है और इसी के साथ गाइस चोनवू जीत जाता है। ये देख के चुंगसेंग सोचने लगता है अरे क्या मैं हार गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूं, क्या मैं डंकी रोल से हार गया। पर गाइस तभी वहीं पे हमारा हीरो चिल्लाता है अरे बेवकूफ कहेंगे, तुमसे मैंने कहा था ना कि डंकी रोल का इस्तेमाल अंत तक करते रहना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लकड़ी पर कूदने की। सोचो अगर क्या होता, अगर ये एक रियल स्वॉर्ड होता तो तुम्हें चोट लग जाती। पर गाइस तभी ये जो सुन के चुंगसेंग होता है वो आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि अरे चुनवू तो जीत गया, फिर भी इसके मास्टर इसको इतना ज्यादा डांट क्यों रहे हैं। और तभी हमारे हीरो कहता है सोचो अगर क्या होता, अगर ये रियल स्वॉर्ड होती तो ये तुम्हारे गर्दन में घुस चुकी होती, तुमने ये अटैक सही नहीं किया, समझ गए ना, तुम्हें लगता है एक और टीचिंग की जरूरत है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खूब ज्यादा ही पीटूंगा। पर गाइस तभी ये देखकर चुंगसेंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा होता है और बहुत अच्छे से हमारे हीरो के बारे में सोच रहा होता है कि सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये एक ठग की तरह एक्टिंग कर रहे हैं और फिर ये मेरे से भी अच्छे से एक्ट नहीं कर रहे थे, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इनको अपने डिसाइपल्स अपने शिष्यों की चिंता है और इसीलिए वो इस चुनवू को बहुत ज्यादा ही मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें मीट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इनके मन में बहुत ज्यादा ही अच्छी श्रद्धा है और अच्छा दिल है, ये मेरे बाकी सीनियर्स की तरह नहीं है जो कि हमेशा मेरे से काम करवाते रहते हैं और मुझको नीच जात का समझते हैं। इसी वजह से मैं इनको अब एडमायरेबल करने लगा हूं, इनकी इज्जत करने लगा हूं। अंकल सच में आप बहुत ज्यादा ही कमाल के हो। वहीं पे हमारे हीरो चुनवू को लेके जा रहा होता है, वो भी कान पकड़ते हुए कि चलो आज तुम्हें मीट बिल्कुल नहीं मिलेगा, और वो वहां से चला जाता है। गाइस तो गाइस सीन में कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर देखिए मैंने यहाँ की जो ब्रिज थी उसे सही कर दिया है, पाउंड का जो जितना भी पत्थर टूटे थे वो भी ठीक कर दिया है और ब्रिज को भी ठीक कर दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है लगभग लगभग। तो गाइस ये बोलने वाला बंदा चुंगसेंग होता है ना कि चुनवू, और ये देखकर हमारा ये बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो रहा होता है। वहीं पे चुंगसेंग कह रहा होता है कि देखिए मास्टर मैंने मीट का भी इंतजाम कर दिया है और अब इसे खाने में बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। वहीं पे चुनवू कहता है अरे बिग ब्रदर आप सबसे अच्छे हो। तो इस पे चुंगसेंग कहता है मास्टर आपको पता है ये सब बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ रहे थे इसलिए मैं बस 2 ही पकड़ पाया, पर मास्टर मैंने सुना है कि ये खाने में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं इसलिए चलिए इनको पका के खाते हैं। ये देख के हमारे बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है कि आखिर इस चुंगसेंग को क्या हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था पर इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, क्या करप्शन की जो भीड़ है इसके अंदर इतनी जल्दी घुस गई है कि ये इतना ज्यादा करप्टेड हो गया है, इसे मीट खाना भी अब बहुत ज्यादा ही पसंद हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक बंदा इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। वहीं पे चुंगसेंग और चुनवू इन दोनों पीजेंट को पका के खाने लगते हैं और कहते हैं वाओ ये कितना ज्यादा टेस्टी है, सच में ये बहुत ज्यादा ही कमाल का है। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे यार ये इतना कैसे बदल सकता है, मैं इसको देख के बहुत ज्यादा ही खुश तो हूं पर मुझे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे तो गुस्सा होना चाहिए ना। पर गाइस तभी ये जो चुंगसेंग होता है वो कहता है मास्टर ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, अब मैं समझ गया इस चुनवू की शक्तियां इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई, ये चिकन खाने से मीट खाने से ही बढ़ी है। पर मास्टर मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इस पे हमारा हीरो सोच सकता है ओ तो तुम यहाँ पे पहले से ही कोई षड्यंत्र रच के आए हो, यानी तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे तभी तुम मेरी इतनी वाहवाही कर रहे हो, ठीक है बताओ। और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ बोलो बोलो। और तभी ये चुंगसेंग कहता है कि मास्टर मेरे जो स्वॉर्ड क्लाउड स्टेप्स है ना उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसके 5वें रिल्म को पार करने में, यानी उसके 5वें स्टेप को मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, क्या आप मुझे भी कोई पॉइंटर्स दे सकते हैं, यानी कुछ ज्ञान दे सकते हैं अपना। इस पे गाइस हमारा हीरो तुरंत कहता है अरे यार मेरे गले में दर्द हो रहा है, लगता है मीट मेरे गले में फंस गई है, क्या मुझे पानी मिल सकता है थोड़ा। और गाइस ये सुनते ही ये जो चुंगसेंग होता है वो दौड़ते हुए जाता है कि जल्दी चलो मुझे मास्टर के लिए पानी लेके आना है। और गाइस सच में यहाँ पर हमारे हीरो के वो तलवे चाट रहा होता है, हर एक बात मान रहा होता है, सिर्फ बहुत सारी टेक्निक
टेक्निक्स पाने के लिए। ये देखने के साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश रहा होता है कि वाह, धीरे धीरे करके मैं तुम्हें और ज्यादा ही करप्ट कर दूंगा और उसके बाद तुम मेरे एक अच्छे गुलाम बन जाओगे चुंग सैंग। सीन शिफ्ट होता है गाइस, वहीं पे हमें योन हुआ एक पिविलियन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ज्यादा गुस्सैल एल्डर कह रहे होते हैं, क्या क्या कहा तुमने? वो चुंग सैंग और वो जो चुनवू है वो दोनों भी करप्ट हो चुके हैं और मीट खा रहे हैं जिनमू के साथ। जिनमू तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस पे यहाँ पे गाइस इसका डिसाइपल दिखाया जाता है जिसका नाम जीनिए होता है और ये भी फर्स्ट रैंक डिसाइपल होता है इसी योनवा पिविलियन का। और ये भी कह रहा होता है, हाँ मास्टर, ये देखिए ना, सबसे पहले चुनवू करप्ट हुआ, अब जाकर ये जो जिन सैंग है वो भी करप्ट हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। तो इस पे मास्टर कहते हैं, हाँ मैं उस जिनमू को छोड़ूंगा नहीं, पहले उसने कमांडमेंट्स को तोड़ा, अब वो खुलेआम मीट खा रहा है और लोगों को दिखा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर गाइस तभी ये जो जिनिए होता है वो कहता है, आपको पता है ये जो चुनवू है ना, जब से चुनवू ने जिन सैंग को हराया है ना, तब से जाकर वो भी मीट खाना स्टार्ट कर दिया है। पर गाइस सुनते ही ये जो एल्डर होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि क्या चुनवू ने जिन सैंग को हरा दिया, पर उसने कैसे हराया जिन सैंग को? तो तभी ये जिनिए कहता है, आपको पता है हमारा जो सबसे शेमफुल मार्शल आर्ट होता है ना, उसको इस्तेमाल किया जिन सैंग को हराने के लिए। ये कितना शेमफुल है मास्टर, हमें जिन सैंग का बदला लेना होगा। ये सुनते ही ये एल्डर बहुत ज्यादा सोच में चले जाते हैं कि अरे ये कैसे पता हो गया? स्वॉर्ड क्लाउड स्टेप्स का जो सबसे बड़ा वेनरेबिलिटी है, यानी उसकी कमी है, वो ये है कि अगर आपको डंकी स्टेप्स रोलिंग आती है तो आप उसे आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि जो क्लाउड स्टेप स्वॉर्ड है ना वो ऊपर ऊपर वार करती है, नीचे का वो कुछ नहीं सीखती है, पर जो डंकी रोलिंग स्टेप्स हैं वो सिर्फ नीचे अटैक करते हैं। आखिर जिनमू के पास कितनी ज्यादा नॉलेज है यार, उसे ये बात कैसे पता हो गई? क्या सच में म्यूंगजिन ने उसे ये सब सिखाया है? मैंने सबसे पहले सोचा था कि म्यूंगजिन एकदम ख्याल रखता है इसका जिनमू का, और जिनमू भी म्यूंगजिन की बहुत इज्जत करता है, पर अब मुझे लग रहा है कि जिनमू को सच में एक अच्छी टैलेंट टीचिंग मिली है, वो हेवेंस में एक ब्लेसिंग है हमारे इस मूडोंग सेक्ट के लिए, और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है एल्डर। पर तभी जिनिए कहता है, क्या मैं जिनमू को यहाँ पर लेकर आऊं? हमें उसे सजा देनी होगी मास्टर। तो इस पे मास्टर कहते हैं, ये सब छोड़ो, अभी पहले हमें चुंगयांग गिल्ड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचना होगा। जाओ उनके जो मास्टर आ रहे हैं उनसे जाकर तुरंत मिलो और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस है वो तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। जिनिए तुम्हें उनसे अच्छे से बात कर सकते हो। इस पे जिनिए कहता है, पर मास्टर हमें अभी जिनमू के सजा की बात करनी होगी, मैं उससे बाद में देख लूंगा। इस पे मास्टर कहते हैं, उसे छोड़ो, अभी भूल जाओ, अभी तुम जाओ चुंगयांग गिल्ड के पास जाओ। और गाइस तभी ये सब चले जाने लगते हैं, पर यहीं पर जिनिए सोच रहा होता है कि वो जिनमू, उसकी इतनी औकात कैसे हुई? मैंने सोचा था कि मैं सारे लोगों के साथ मिलकर एक वोटिंग करवाऊंगा और फिर उसे यहां से बाहर निकाल दूंगा सजा दिलाकर, पर वो बच गया। मैंने सुबह ही सारे लोगों से वोटिंग करवाई थी कि हम लोग कोई भी जिनमू का मदद करने के लिए नहीं जाएंगे सेंचुरी बनाने के लिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है, मुझे इस समय इस पिविलियन, इस मूडोंग सेक्ट के जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का मौका सोचना चाहिए, क्योंकि जब हॉक्योंग मूडोंग उस सुप्रीम लीडर ने हमारे इस मूडोंग सेक्ट पे अटैक किया था तो हमारी मूडोंग सेक्ट बहुत ज्यादा गरीब बन गई थी, जिसकी वजह से जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने हमसे संबंध तोड़ दिया और जीगल क्लेन के पास चली गई। लेकिन हमें एक सिक्योर करना ही था, तो हमने इस चुंगयांग गिल्ड को सिक्योर किया है, तो हम इसे कुछ भी करके छोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ भी करके उससे अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाना ही होगा। और ये सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जितने भी इसके जूनियर डिसाइपल्स होते हैं, जितने भी जूनियर ब्रदर्स होते हैं, उनसे कहता है, चलो जल्दी हमें चुंगयांग गिल्ड का स्वागत करना है, चलो सेंचुरी की तरफ चलते हैं। और वहीं पे वो लोग आ रहे होंगे। सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो चुनवू और चुनसैंग दिखाई जाते हैं जो कि मीट एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है कि ये बताओ आजकल खबरें क्या चल रही हैं चुनसैंग, क्या तुम बाहर जाके कुछ न्यूज लेके आए हो? तो इस पे चुनसैंग कहता है, हाँ मास्टर, अभी लंच टाइम के समय में चुंगयांग गिल्ड के मास्टर आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए जीनिए ने, जो कि हमारा सीनियर डिसाइपल है, और उसके सारे टीम मेंबर्स यहीं पे आ रहे हैं। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारा जो कहता है, लंच टाइम? अबे लंच टाइम तो अभी है ना। और वो गाइस तुरंत देखता है कि सभी जितने भी जीनिए होते हैं और उसके साथी होते हैं वो आ रहे होते हैं। और ये देख के चुनसैंग कहता है, देखिए मास्टर वो सब आ रहे हैं। इस पे हमारा जो कहता है, जल्दी से हमें सबूत छुपाने होंगे, चिकन को छुपाओ, पानी भी फेंको, जहां फेंकना उसे वहां फेंको, हमें जल्दी से इसे छुपाना होगा। पर गाइस तभी ये सब तुरंत चिकन को छुपाने लगते हैं और हमारा हीरो सोचता है, चलो अच्छा हुआ चिकन छुप गया, चिकन छुप गया, अब बस हमें इस चुंगवू और चुंगसैंग को मुंह पुछवाना है। पर गाइस जैसे ही ये हमारा हीरो सोचता है, चुंगसैंग और चुनवू आगे बढ़ने लगते हैं और तुरंत ही जाते हैं गेस्ट का स्वागत करने के लिए। और तभी हमें रोशनी में दिखाई देते हैं चुनसैंग और चुनवू, जो कह रहे होते हैं, हम यहाँ के सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हैं, मेरा नाम चुनसैंग है और हम आपका एस्टिमेट गेस्ट का स्वागत करते हैं, हम आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा हॉनरेबल फील कर रहे हैं। और गाइस जैसे ही ये जो गेस्ट होते हैं चुंगसैंग गिल्ड के मास्टर, वो चुंगसैंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या है? पर गाइस तभी वहीं पे जिनी आ जाता है और कहता है, अरे गेस्ट, चुंगयांग गिल्ड के गेस्ट लोग, आप लोग का स्वागत है। तो इस पे गिल्ड मास्टर कहता है, अरे जिनी तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ क्या इस मूडोंग सेक्ट की बहुत ज्यादा ही हालत खराब चल रही है क्या? इस पे जिनी कहता है, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर तभी चुनवू कहता है, देखिए मास्टर हमने इन सबका स्वागत कर दिया। पर गाइस उसके मुंह पे पूरा मीट लगा होता है, ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? और वो तुरंत ही हमारे हीरो को गुस्से में घूरने लगता है, जिन्मू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यहाँ पर मीट खा नहीं रहे हो, उसमें डूब जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से अगर ये डील आज कैंसिल हुई तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। वहीं पे गाइस हमारा हीरो इसे देख के सोच रहा होता है, अबे घूर क्या रहा है बे, अगर ज्यादा घूरा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। फिर गाइस तभी जिनी अपने सारे जो जूनियर डिसाइपल्स होते हैं उनसे कहता है कि ये जो गिल्ड मास्टर है ना, उनके सारे के सारे जो लगेज हैं वो लेके तुम लोग चलो। इस पे सभी जाने लगते हैं। पर तभी हमारा हीरो ध्यान देता है कि ये जो गिल्ड मास्टर होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जिनी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये देख के हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर सस्पिशियस निगाहों से सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिनी एक फर्स्ट रैंक डिसाइपल है और उसे आगे रहना चाहिए, पर ये जो गिल्ड मास्टर है वो आगे आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो दाल में जरूर काला है, इन दोनों के बीच क्या कोई डील चल रही है। और तभी गाइस हमारा हीरो चुंगसैंग से पूछता है कि चुंगसैंग ये बताओ ये कौन है, आखिर कौन से गिल्ड से बिलोंग करते हैं? तो इस पे ये चुंगसैंग कहता है कि चुंगयांग गिल्ड से बिलोंग करते हैं, जो कि डोंगयू गु एक नाम की शहर है, वहां के बहुत बड़े मर्चेंट हैं, ये 3 जनरेशन से यहां पर राज कर रहे हैं और हर जगह पे मर्चेंट का काम कर रहे हैं। 3 जनरेशन गाइस यानी 60 साल
से। और ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या 3 जनरेशन से। और तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि मैं जब पैसे कमाने में लगा हुआ था तो मैं इतने ज्यादा पैसे में मद हो गया था, यानी इतना ज्यादा पैसे में घुस चुका था कि कोई भी अगर पैसे का तो भी बोलता था ना तो मुझे तुरंत ही सुनाई दे देता था। और मैंने उस समय हर एक मर्चेंट्स के बारे में पता किया था, हर एक गिल्ड्स के बारे में मैं जानता था कि कौन कहां से लेन देन किया करता है, पर मैंने चुंगजुंग गिल्ड का नाम कहीं नहीं सुना था। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये 3 जनरेशन से नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि ये कोई छोटे मोटे गिल्ड्स हैं जो यहाँ पर मुडंग सेट को लूटने आई हुई है और उनका सहारा लेकर ये उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और ये एक व्यक्ति की प्लान है, ये जिनिए और इसके चुंगजुंग गिल्ड के मास्टर की मिली भगत है। मुझे कुछ भी करके मुडंग सेट को बचाना होगा। और गैस तुरंत ही वो वहां से भागने लगता है कि जल्दी से चुंगजुंग और चुंगसैंग अपने मुंह को पूछो, मुझे जल्दी से कहीं जाना है, ठीक है ना, तुम लोग सारी तैयारियां यहाँ पे कर लो, सब कुछ ठीक कर लो, मैं अभी जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे चांदी के मोहरे दिखाई जाती हैं। ये देखकर ये जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है देखिए हम यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, प्लीज इन चांदी की मोहरों को और बहुत सारे ब्लैक रॉक्स को और बहुत सारे स्वॉर्ड्स को एक्सेप्ट करिए, ये एकदम फर्स्ट क्लास के स्वॉर्ड्स हैं। इस पर ये देखते ही ये जो जिनिए के मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही फीलिंग में आ जाता है और सोचने लगते हैं अरे हमारा ये ग्रुप ये मुडंग सेट बहुत ज्यादा ही गरीब हुआ करता था और हम बहुत ज्यादा ही पॉवर्टी में जी रहे थे, हम स्टूडेंट के लिए कपड़ा भी नहीं खरीद पा रहे थे, पर अब देखो अब हम अब खरीद सकते हैं, हम एक मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करने वाले हैं, अब हम सही हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मेरे स्टूडेंट जिनिए तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। पर गाइस तभी पे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं इन सब की क्या जरूरत थी आपको लाने की। तो इस पे मर्चेंट गिल्ड का जो लीडर होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं ये हमारा अप्रिसिएशन है आपको लेकर, आप हम मर्चेंट गिल्ड से एक संबंध जोड़ रहे हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि जिनिया के लिए भी कर रहा हूँ। जिनिए मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी मेरे दूर का रिश्तेदार लगता है और जिनिए ने ही मुझे कहा था यहाँ पर एक संबंध बनाने के लिए, ये सब जिनिए की वजह से ही हो पाया है। और गाइस ये सुनते ही जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो जिनिए की तरफ बहुत ज्यादा फेवरेबली देखने लगते हैं, यानी उसे अच्छा समझने लगते हैं कि जिनिए ये तो एक फर्स्ट रैंक का जनरेशन का डिसाइपल है और ये एल्डर का भी एक डिसाइपल है, प्लस ये अच्छा एक मार्शल आर्ट भी है, हो सकता है मुडंग का ये राइजिंग स्टार हो, ये मजा आ जाएगा अगर हमारे साथ रहा तो। जिनिए तुम बहुत अच्छे बंदे हो। सभी लोग जितने भी लोग होते हैं ये सुनते ही सभी लोग जिनिए की तारीफ करने लगते हैं, हो जिनिए की वजह से हुआ है, जिनिए तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, तुम्हारी वजह से हम लोग आज तरक्की पर हैं। पर गाइस अभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं गिल्ड मास्टर हमारे यहाँ का जो खाना है ना वो हमें नहीं लगता कि आपके लाइकिंग का होगा, यानी आपकी पसंद का होगा, तो प्लीज इसके बारे में आप थोड़ा चिंता नहीं करिएगा, हमारे पास जो है हम वो खिला देंगे आपको। इस पे गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ पे खाना वाना नहीं खाने आया हूँ, आपको पता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक कारण से आया हूँ, मैं यहाँ पर पहले तो आपसे संबंध बनाने के लिए आया था, एक अच्छा खासा रिश्ता बनाने के लिए आया था, उसके बाद मैं जाऊंगा ना वापस तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, टेंपल पड़ता है, वहीं पे अपनी फैमिली और आपके मुडंग सेट वालों के लिए प्रे करूंगा। ये सुनते ही ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सोचने लगते हैं सबसे पहले मैंने इस मर्चेंट गिल्ड वाले के बंदे के शकल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस सोच रहा था इसके बारे में कि अच्छा बंदा नहीं है, पर अब इसकी बातें सुनकर ऐसी नहीं लग रही, ये अच्छा बंदा लग रहा है मुझे। पर तभी ये जो चुंगजैंग गिल्ड का लीडर होता है वो जाने की परमिशन लेता है कि चलिए हम जा रहे हैं अभी आराम करने के लिए, पर अगर हमसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं अरे नहीं नहीं आप तो अपने लोग अब हो गए हैं, आपको क्या दिक्कत होगी। और गैस वहीं पे वो चले जाते हैं, पर एक जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं ग्रैंड मास्टर अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सांस में सांस ले सकता हूं, हमारे ये मुडंग सेटअप बच सकता है। तो इस पे ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, अब हमें लग रहा है कि हमारा मुडंग सेटअप बच जाएगा। जिनिए तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है इस बार, मैं तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं। पर गाइस तभी एक एल्डर जो होते हैं जो जिनिए के मास्टर होते हैं वो कहते हैं पर ग्रैंड मास्टर हमें अभी भूलना नहीं चाहिए कि जो मर्चेंट गिल्ड्स होते हैं वो बिना किसी लाभ के किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें भी जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा हमसे, तभी वो यहाँ पर आए हैं हमसे संबंध बनाने के लिए। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं हाँ बेशक तुम सही सोच रहे हो, और वो है प्रोटेक्शन। जब ये जो मर्चेंट गिल्ड्स अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं तो बहुत सारे बाइंडेट्स पायरेट्स और उसके बाद बहुत सारे गिल्ड्स दूसरे सेक्ट्स अटैक करते हैं सामान चुराने के लिए, और उनसे ये लोग बॉडीगार्ड हायर करके रख सकते हैं, पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो पैसे से बदले भी जा सकते हैं, पर जो सेट के डिसाइपल्स होते हैं अगर हम उन्हें भेजते हैं तो वो कभी भी खरीदे नहीं जा सकेंगे और वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, इसलिए मर्चेंट गिल्ड्स बहुत सारे सेक्ट से अपने संबंध को अच्छे बनाती हैं। और जब हमारे जो मुडंग सेक्ट पीक पर था यानी बहुत ज्यादा पावरफुल था तब हमारे पास भी बहुत सारे मर्चेंट्स थे, पर अब हमारे पास एक भी नहीं है। जब से जीगल क्लेन ने अपना बिजनेस हमारे एरिया में स्टार्ट किया है तब से मुडंग सेट के पास कोई नहीं आता है। पर गाइस तभी ये जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं ग्रैंड मास्टर हमें कुछ ना कुछ करके इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, हमें कुछ भी करके ये जो चुंगजुंग मर्चेंट गिल्ड है उसे अपनी तरफ एकदम 100% श्योर से लाना ही होगा, हमें उनको अपनी शक्तियां दिखानी होंगी। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं बात तो तुम्हारी सही है, हमें कोई ना कोई परफॉर्मेंस की तैयारी तो करनी होगी। पर गाइस तभी जीनिए कहता है मास्टर आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने पहले ही एक कंपटीशन की तैयारी कर ली है, हमने एक परफॉर्मेंस पहले ही रेडी कर लिया है, मैंने अपने जूनियर डिसाइपल्स के साथ एक परफॉर्मेंस को रेडी किया है। तो इस पे मास्टर पूछते हैं कैसे परफॉर्मेंस। तो इस पे जीनिए कहता है मेरे मास्टर के गाइडेंस में हम 1 महीने से 9 टेंपल फॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं। ये सुनते ही मास्टर कहते हैं ओह वाह, और वहीं पे एल्डर भी कहते हैं अरे वाह 9 टेंपल फॉर्मेशन हमारे मुडंग सेट का एक प्राइड मार्शल आर्ट है, अगर ये इन सबको शो करेंगे इन चुंगयांग सेक्ट वालों को शो करेंगे तब तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। और गाइस तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ठीक है चलो इसकी तैयारी करो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूं और जाओ जल्दी से इसका तैयारी करो। इस पे ये जीनिए कहता है ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूं। गाइस वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहां पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये जो मर्चेंट गिल्ड का बंदा होता है वो जा रहा होता है, पर तभी उसका जो जनरल मैनेजर होता है वो कहता है गिल्ड मास्टर ये तो बहुत ज्यादा था। तो इस पे गिल्ड मास्टर पूछते हैं क्या ज्यादा था। तो इस पे ये मैनेजर कहता है गिल्ड मास्टर जो आपने तोहफे दिए वो तो चलो ठीक था, पर आपने जो चांदी से भरे हुए पूरा एक बॉक्स दे दिया वो बहुत ज्यादा ही था, इतने में तो हम जीगल क्लेन के साथ ही व्यापार कर सकते थे, तो इस छोटे मोटे मुडंग सेक्ट के साथ हम क्यों कर रहे हैं व्यापार। तो इस पे ये मर्चेंट कहता है क्या मुझे तुमने इतना बेवकूफ समझ रखा है, मैं नहीं जानता हूं ये बात, तुम्हें पता है अगर हम जीगल क्लेन के पास गए और उन्हें कहा कि हम उनसे व्यापार करना चाहते हैं तो तुम्हें पता भी है जीगल क्लेन में कितने अच्छे स्कॉलर्स हैं, एक नहीं 3-4 स्कॉलर्स हैं जो हमारे बारे में अच्छे से जानते होंगे,
कि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि हम एक स्मगलर्स हैं जो सामान को इधर उधर स्मगल करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। हम कोई मर्चेंट गिल्ड नहीं है, बस स्मगलिंग के एक जरिया है। और जिगल किलिंग को ये बात अच्छे से पता चल जाएगी तो सोचो क्या वो हमारे साथ व्यापार करेंगे, बल्कि वो तो हमें कैद कर लेंगे। और मुडंग सेक्ट वहीं पर अगर हमें देखा जाए तो मुडंग सेक्ट के साथ हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और इनसे काफी अच्छे खासे लाभ हम निकाल सकते हैं। हम इन्हें पैसे देंगे पहले, उसके बाद पूरा का पूरा ये सेक्ट ही हड़प लेंगे। पर गाइस ये सारी बातें हमारा हीरो छत के ऊपर बैठ के सुन रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है, मुच्छड़ तो ये है तेरा प्लान, तू मेरे गिल्ड के साथ मेरे सेक्ट के साथ ये सब करना चाहता है, पर याद रखना मैं तेरा ये प्लान कामयाब कभी नहीं होने दूंगा। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहां पे ये जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो और जितने भी मास्टर्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो वहां पे पहुंच चुके होते हैं और नाइन टेंपल के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, जहां पे जितने भी सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी परफॉर्मेंस करते हुए कह रहे होते हैं, हैया हुआ। और गाइस इसी के साथ वो सारे स्वॉर्ड्स को मार रहे होते हैं और अपने फॉर्मेशंस को दिखा रहे होते हैं। ये देख के ये जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो ताली बजाते हुए कहते हैं, अरे वाह क्या फॉर्मेशन है, तुम लोग अभी भी सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हो, पर तुम लोग कितने अच्छे से अपने स्वॉर्ड को दिखा रहे हो एल्डर, ये सारे के सारे सुपर्ब हैं। तो इस पे एल्डर कहते हैं, अरे नहीं ये सब तो कुछ भी नहीं है। पर गाइस वहीं पे जिनिया जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपने मास्टर को और ये मर्चेंट गिल्ड के मास्टर को दोनों को यहाँ पर बैठाया है ताकि मैं सिर्फ मर्चेंट गिल्ड के मास्टर का फेवर नहीं बल्कि एल्डर का भी फेवर अपनी तरफ कर सकूं। पर ये सांप यहाँ पे क्या कर रहा है? और गाइस हमारा हीरो दिखाया जाता है जो इसके जस्ट बगल में खड़ा होकर हंस रहा होता है। ये मुझे रास्ते में मिला था और वहीं पे मेरे मास्टर ने कहा था कि जिनिया को मेरा फॉर्मेशन देखना है और वो कभी भी फॉर्मेशन को नहीं देखा है, इसलिए वो देखना चाहता है, तो मैं इसे साथ में लेकर चला आया। पर मैंने ऐसा क्यों किया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे गाइस ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, जिनिया समय आ चुका है नाइन टेंपल फॉर्मेशन को दिखाने का, तो चलो आ जाओ परफॉर्मेंस के लिए। वहीं पे जिनिया कहता है, ठीक है मास्टर। पर गाइस तभी हमारा हीरो पीछे से कहता है, ब्रदर मैं इस फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हूं, तो अच्छे से दिखाइएगा। ये सुनते ही हमारा जिनिया और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। चलो ठीक है, फिर भी मैं इसके सामने हार नहीं मानूंगा और कोई भी मिस्टेक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसलिए ये जिनिया सबके सामने जाके कहता है, चलो नाइन टेंपल फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। और गाइस इसी के साथ हमें नाइन टेंपल फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। ये इस प्रकार की फॉर्मेशन है जो कि काउंटर अटैक करती है। इसमें जो टीम होती है वो 9-9 की टीम में बढ़ जाती है और उसके बाद जो एनिमी सामने से अटैक कर रहा होता है उसे कॉर्नर करने की कोशिश करती है। इसका जो अटैक होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा अटैक कब आएगा। और इसमें गुट में मिलाकर काम किया जाता है, बैलेंस के साथ काम किया जाता है, इसीलिए इसे नाइन टेंपल फॉर्मेशन कहते हैं। पर गाइस वहीं पर ये फॉर्मेशन अच्छे से चल रहा होता है, पर वही हमारा हीरो कहता है ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस पे एल्डर कहते हैं, क्या सच में ये इतना ज्यादा अच्छा है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ अच्छा तो है, पर इसमें कोई गलती है, वो ये है कि इसमें फोकस की कमी है। इस पे एल्डर कहते हैं, क्या सच में इसमें फोकस की कमी है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, हाँ मैंने अभी तक कोई शॉर्ट फॉर्मेशन तो नहीं सीखा है, पर मैं इतना बता सकता हूं कि ये लोग जिस प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से एनिमी पे अटैक कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत फोकस की कमी है और इनका अटैक फॉर्मेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। इस फॉर्मेशन का क्वालिटी ये है कि आप सभी आगे बढ़ के मिलके बढ़ते हो और एनिमी को कॉर्नर में कर देते हो। पर यहाँ पर जिस प्रकार से ये सब कॉर्नर में कर रहे हैं एनिमी को, अगर मैं एनिमी होता तो मैं तुरंत ही कॉर्नर में जाकर लेफ्ट कॉर्नर में जाता और वहां पर सभी को इकट्ठा करके राइट कॉर्नर से निकल के पीछे से अटैक कर देता इन सब पे। पर फिर भी मैं क्या ही कह सकता हूं, मैंने कभी फॉर्मेशन ट्राई ही नहीं किया। ये देखकर एल्डर सोचने लगते हैं, अरे वाह लड़के, सच में तुमने इस फॉर्मेशन की एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें कमी क्या है। और इतना ही नहीं, तुमने इसके काउंटर को भी बता दिया कि इसे हराया कैसे जा सकता है। सच में यार तुम्हारा जो जीनियसनेस है वो कमाल का है, तुम 1 लाख में से एक बंदे हो। वहीं पे हमारे मास्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी फॉर्मेशन आर्ट को सीखा है या फिर देखा है? तो इस पे हमारे कहता है, नहीं मास्टर मैंने पहली बार देख रहा हूं। ये सुनते ही वहीं पे जो मर्चेंट बैठा होता है वो कहता है, पर मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है, आप लोग आखिर बातें क्या कर रहे हैं और किसकी बातें कर रहे हैं? तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं कि देखो हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, ये जो आप जिनिया को देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कमाल का बंदा है, पर उसके अंदर कुछ कमी निकाल दी है इस जिन्मू ने। हमारा ये जो डिसाइपल है ये अभी कुछ दिन पहले मार्शल आर्ट सीख रहा है और अभी भी ये उतना खास नहीं बना है मार्शल आर्ट में, पर फिर भी ये किसी की भी कमी को निकाल सकता है, अच्छे से मार्शल आर्ट को देख सकता है और यही इसकी एकमात्र ऐसी टैलेंट है जिसको ग्रैंड मास्टर तक प्रेस करते हैं और हो सकता है कि अगला ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल भी यही बने। ये सुनते ही गाइस ये जो मर्चेंट होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो रूमर सुने थे कि जिनिया अगला ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बनेगा, पर ऐसा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। अगर वो नहीं बना तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है मुझे इस लड़के जिन्मू के साथ फेवर करना पड़ेगा और इसे अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो कहता है, नहीं मास्टर ये सब तो बस अफवाहें हैं, अभी ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और गाइस हमारा हीरो शेडी फेस बनाते हुए सोच रहा होता है कि मर्चेंट मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने पास्ट के बारे में बताता है जहां पे मैनेजर और मर्चेंट दोनों बात कर रहे होते हैं, जहां पे मैनेजर कहता है कि देखिए हम क्या होगा अगर इस मुडंग सेट को इतना पैसा दे रहे हैं और फिर भी हमारा काम ना निकले। तो इस पे मर्चेंट कहता है, देखो अब मैं तुम्हें सारी डिटेल ध्यान से सुनाता हूं तो सुनो। तुम्हें पता है ये जो मुडंग सेट है ना, ये अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब बिखरा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ही नीचे पहुंच गई है, पर इसका जो रेपुटेशन है, इसकी जो प्रेस्टीज है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। 3 साल का बच्चा भी इनके रेपुटेशन को जानता है कि कितनी ज्यादा अच्छी सेट है और इसने क्या क्या चीजें की हैं। मानता हूं कि इसका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, पर फिर भी इसकी रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा है ना, और हम उसी रेपुटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी एक फिलहाल स्मगलर्स हैं, स्मगलर्स की कोई इज्जत नहीं होती, पर अगर सोचो इस पूरी दुनिया को पता चला कि हमने मुडंग सेक्ट का मदद किया है, उन्हें पैसे दिए हैं और उसके बाद उनके मार्शल आर्टिस्ट को भी जानते हैं और वो हमारे पास आकर हमारी मदद करते हैं, तो सारे लोगों का व्यू चेंज हो जाएगा हमारी तरफ, गवर्नमेंट भी यहाँ की हमारे फेवर में आ जाएगी और हमें एक मर्चेंट का उपाधि दे देगी, हमारा जो इज्जत है वो स्काई रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस पे ये दूसरा मैनेजर कहता है, पर मास्टर एक बात बताइए, हमारा मर्चेंट का उपाधि तो बढ़ जाएगा, पर फिर भी क्या होगा अगर किसी को पता चल गया या फिर मुडंग सेक्ट वालों को पता चल गया कि हम कोई मर्चेंट नहीं बल्कि स्मगलर्स हैं? तो इस पे मर्चेंट कहता है, देखो इसीलिए तो हम
यहाँ पे आए हैं खुद सब कुछ देखने के लिए कि ग्रैंड मास्टर किसको ज्यादा फेवर करते हैं। और तुम्हें पता है जीनिया भी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो अगर हम जीनिया को फुल सपोर्ट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन का जो डिसाइपल बने वो वही बने और आगे चल के वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर बन जाए। और उसने हमें प्रॉमिस किया है कि अगर वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है ना तो वो हमारी मदद करेगा, हर जगह पे हमारा फेवर लेगा और हमसे ही बिजनेस करेगा। पर उसको नहीं पता है कि हम यहाँ पर मुडोंग सेट को पूरी तरह से खाली करने आए हैं। हम मुडोंग सेट को बर्बाद कर देंगे और उसके प्रेस्टीज को अपना बना लेंगे और उसके बाद मुडोंग सेट हमारे कदमों के नीचे आ जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? सीन फिर से शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो से देख के सोच रहा होता है कि मर्चेंट, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे होगे ना कि कहीं तुमने गलत व्यक्ति को नहीं ना चुन लिया, पर तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारा क्या हल करने वाला हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर मुझे और मेरे एरिया को धमकाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम साले धोखेबाज जिन्ने, मैं तुम्हारा भी हालत खराब कर दूंगा। तुम यहाँ के मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि डिसाइपल तो मैं ही बन के रहूंगा। मुझे वो ड्यूअल कॉम्बिनेशन टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने डार्क डिवाइन हीलिंग आर्ट को इस्तेमाल कर सकता हूं और इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने सुपीरियर पावर जो मेरे पिछले लाइफ में हुआ करती थी उसे रीगेन करने में कामयाब हो जाऊंगा। और एक बार मैंने इस पावर को रीगेन कर लिया, फिर देखना मैं इस मुडोंग सेट को अपने हाथों में कब्जा करके रख दूंगा। पर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की? मैं तुम सबको जमीन से उखाड़ के आसमान में नहीं फेंक दिया तो मेरा भी नाम मोक्योंग मुगैंग नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारे हीरो फिर से इसी के बारे में चिंता कर रहा होता है कि कब मैं यहां से बाहर जाऊंगा। यार मुझे बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है बाहर जाने का और कॉम्बिनेशन टेक्निक सीखने का। पर गाइस वहीं पर मास्टर हमारे हीरो के फेस को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे जिन्नू तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तो इस पे गाइस हमारा हीरो कहता है, नहीं नहीं मास्टर कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं। वहीं पे चंगवू मास्टर को बताता है कि जब से ये चुंग यांग्स गिल्ड वाले 2 दिन पहले यहां से गए हैं ना तब से मास्टर जिन्नू का चेहरा ऐसा ही है। वो बहुत ज्यादा ही सोच में लग रहे हैं। ये सुनते ही मास्टर सोचने लगते हैं, अरे हाँ यार जिन्नू अब उस एज का हो गया है जब इसे दुनियादारी देखनी चाहिए, बाहर के वर्ल्ड को देखना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, पर ये यहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे इसके लिए कुछ तो करना होगा जरूर। और तभी हमारे मास्टर पूछते हैं कि कल कौन सा दिन है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है कल कॉन्फ्रेंस का डे है। ये सुनते ही मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ओह कल कॉन्फ्रेंस का डे है, चलो ठीक है कल देखते हैं। ये देख हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार ये मन मन मुस्का क्यों रहा है, आखिर क्या हो गया है इसे? गाइस हमें कल का दिन दिखाया जाता है जहां पर ये जो मास्टर होते हैं वो अच्छे से तैयार होकर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं। हमारा हीरो पूछता है आखिर आप इस तरह तैयार क्यों हो और इतनी ठंडी में कहां जा रहे हो? हमारे मास्टर कहते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस का डे है जहां पे सभी जितने भी एल्डर्स होते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या चेंजेस होने चाहिए और किस किस डिसाइपल को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, कौन सा डिसाइपल सबसे ज्यादा अच्छा है। और इसी कॉन्फ्रेंस के लिए हम जा रहे हैं तो चलो चलते हैं। और वहीं पे हमारे जो कहता है पर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है यार, अगर आप गए बाहर तो आपको ठंड लग जाएगी। मास्टर कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहन रखे हैं तो चलो चलते हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर का जगह दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो मास्टर को लेकर पहुंच चुका होता है, वो अंदर जा रहा होता है। पर तभी वहीं पे जिन ह्यू आ जाता है और कहता है मास्टर 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 आप कैसे हैं मास्टर, आप ठीक तो हैं? वहीं पे हमारा हीरो इसे देख के सोचने लगता है, अरे ये पिटाई भुला नहीं क्या मेरी अभी तक, यहाँ पे आके ये मास्टर मास्टर क्यों कर रहा है, वो भी मेरे मास्टर को। और वहीं पे जो जिन ह्यू होता है वो हमारे हीरो से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बातें कर रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आगे के गोल को अपने देख सकता हूं, तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, बोलो अच्छे हो कि नहीं? और गाइस तभी मास्टर और हमारा हीरो अंदर जाने लगते हैं जहां पे रास्ते में जितने भी लोग देखते हैं हमारे म्यूजिन मास्टर को वो सभी नमस्कार कर रहे होते हैं कि हेलो अंकल आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, कैसे हैं आप ठीक तो हैं? ये देखिए हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि ये लोग सब लोग इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं। वहीं पे हमारे हीरो के रिएक्शन को देखकर ये जिन ह्यू होता है वो कहता है, ओह तुम ये सोच रहे हो ना कि मास्टर को सब लोग हेलो क्यों कह रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्टेड म्यूजिन है यहाँ के, ये अंकल बहुत ज्यादा ही यहाँ पर प्रेस्टीज पाए थे। तुम्हें पता है जब सुप्रीम लीडर यहाँ पे अटैक किया था तो इन्होंने ही एक पिविलियन को बचाने में अपनी जान तक दे दी थी, तुम्हें नहीं पता इनकी कितनी सब लोग इज्जत करते हैं तब से। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार मैंने तो इससे इसलिए लड़ाई की थी क्योंकि अपने परफॉर्मेंस को दिखाने में बहुत ज्यादा अडिक्ट था, पर मुझे नहीं लगा था कि इसकी वजह से ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है, यहाँ पे 1 घंटे बीत चुके होते हैं, हमारा हीरो इन सबकी बकवास को 1 घंटे से सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा अननोइंग फील कर रहा होता है कि ये कब खत्म होगा यार। पर गाइस तभी हमारे हीरो के मास्टर म्यूजिन कहते हैं कि हम सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं पर एक चीज डिस्कस करना भी बचा हुआ है। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं क्या है वो चीज? तो इस पे म्यूजिन मास्टर कहते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि जो चोंगयोंग गिल्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छी गिल्ड है, प्रेस्टीज गिल्ड है, पर अब भी हमारी सस्पिशियस चीजें खत्म नहीं हुई है कि वो लोग कितना कमाते हैं, उनके पास फंड कितने हैं और वो लोग का बेस कहां पे है, ये सब जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। इस पे ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हम इसी तरह किसी को भी फंड खर्चा करके नहीं दे सकते हैं, अपना प्रेस्टीज नहीं दे सकते हैं, किसी का शोहरत इसी तरह थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, हमें उनके बारे में जानना होगा। इस पे म्यूजिन मास्टर कहते हैं हाँ ये तो बात सही है पर हम इसके लिए क्या करें? तो इस पे ये ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पहले से ही एक नियम है कि हम जब भी कोई मर्चेंट गिल्ड यहाँ जाता है तो उसके साथ कोई डिसाइपल्स भेजते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, इसी बहाने हम उनकी सुरक्षा भी कर लेंगे और उनका जो कि पता भी कर लेंगे कि आखिर वो कितने ज्यादा अमीर है, कितना उनके पास फंड है, उनका लोकेशन कहाँ पे है। ये देखते ही ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, चलिए चलिए यही करते हैं। तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि ये बताओ हम तो ये डिसाइड कर लिए कि हम ऐसा करेंगे पर हम किस डिसाइपल को बाहर भेजेंगे? बाहर भेजना एक फर्स्ट रैंक डिसाइपल का ही हो सकता है कि वही बाहर जाए, पर तब भी हम किसे भेजें? जिन्ने ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया है पर हम जिन्ने को नहीं भेज सकते हैं वहां पे। तो इस पे मास्टर म्यूजिन कहते हैं अरे आप इसकी क्यों चिंता कर रहे हैं, हमारे पास जिन्नू है ना। ये सुनते ही हमारे सोचने लगता है अरे मास्टर आप कितने ज्यादा अच्छे हैं यार, क्या आपने इसी वक्त के लिए यहाँ पर इंतजार किया था, यहाँ पर आए थे बातचीत करने के लिए, आप मुझे बाहर भेजना चाहते थे, मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत अच्छा काम किया मैंने आपका इतना ज्यादा सेवा करके। वहीं पे गाइस जो जिन ह्यू होता है वो भी हमारे हीरो का कहता है कि हाँ जिन्नू को जाना चाहिए, आपको पता है जिन्नू कितना ज्यादा टैलेंटेड है, वो किसी भी मार्शल आर्ट के बारे में बता सकता है कि वो उसमें क्या क्या गलतियां हैं, उसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए जिन्नू को जाना चाहिए। ये सुनते ही हमारे में सोच सकता है
अरे जिनियो, मैंने तुम्हारी इतनी पिटाई कर दी फिर भी तुम मेरे साइड ले रहे हो, तुम भी बहुत ज्यादा ही अच्छे हो यार। वहीं पे जो जिन्ने के मास्टर होते हैं एल्डर, वो भी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, जिन्नू को ही जाना चाहिए, मैंने भी इसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको देखा है, ये कमाल की है, ये लाखों में एक डिसाइपल है, इसे ही भेजना चाहिए। पर ये सुनते ही जिन्ने बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं। वहीं पे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो पूछते हैं जिन्नू सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या तुम जाना चाहते हो। वहीं पे हमारा हीरो कुछ नहीं जवाब देता है और तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं ठीक है, सब लोगों ने जब डिसीजन ले ही लिया है तो जिन्नू को ही हम भेजेंगे, जिन्नू तैयारी करो जाने की। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो बहुत ज्यादा शेडी रूप में हंसने लगता है। डार्क डिसाइपल से भी ज्यादा भरोसेमंद मास्टर आप हो, आप सच में कमाल के हो, वाह मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे गाइस ये जो जिन्नी होता है वो गुस्साते हुए कह रहा होता है ये बुढ़े, मैंने इतने दिनों से प्लानिंग बनाया था पर ये बुढ़े सारे के सारे प्लान को तबाह करना चाहते हैं क्या, ये जिन्नू को क्यों भेज रहे हैं। तो गाइस वहीं पे हमारा हीरो मास्टर को लेके जा रहा होता है, अपने घर में वापस पिविलियन में लेके जा रहा होता है। पर तभी मास्टर पूछते हैं कि तुम बताओ बाहर जा जाके क्या क्या करने वाले हो। हमारा हीरो कहता है मैं बाहर जाके बहुत ज्यादा ही घूमने वाला हूं। तो इस पे मास्टर कहते हैं घूमो घूमो, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा हीरो कहता है मास्टर मैं बाहर जाऊंगा तो मीट भी खाऊंगा। तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं अब तो मैं भी मीट खाने लगा हूं, तो तुम भी खा सकते हो, जाओ जितना खाना है उतना खाना, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं बाहर जाके दारू भी पीऊंगा, बहुत मजे करूंगा। इस पे मास्टर कहते हैं हाँ हाँ जाओ बाहर, मैं भी जब जवान हुआ करता था ना तो मैंने भी बहुत बार दारुआं पी थी। इस पे हमारा हीरो कहता है मैं लड़कियों को भी घुमाऊंगा मास्टर। इस पे हमारा मास्टर गुस्सा जाता है क्या कहा तुमने। इस पे हमारा कहता है अरे मास्टर मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। इस पे मास्टर सोचते हैं मजाक तुम कर रहे थे, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो पिविलियन के पास पहुंच जाता है जहां पे वो देखता है कि चुनसेंग और चुनवू दोनों ही अपने बैग को पैक कर चुके होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। ये देख के हमारा हीरो कहता है तुम लोग कहां जा रहे हो। तो इस पे चुनवू कहता है मास्टर हम आपके साथ जा रहे हैं, अंकल ने कहा है कि हम आपके साथ जा सकते हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या मास्टर ये आपने कहा है क्या, हम इन दोनों को नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ। तो इस पे हमारे हीरो के मास्टर भी कहते हैं नहीं नहीं तुम दोनों को ले जाओगे, तुम्हारे सब साथी हैं यार, तुम्हारे सब डिसाइपल्स हैं, अब तुमको इनका ख्याल रखना है, जहां तुम जाओगे वहां ये भी जाएंगे, तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ हमारा हीरो सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। पर वहीं पे उन्हीं को दूसरी तरफ से जिन्या देख रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं तुम मेरे प्लान को इस तरह से जिन्नू बिगाड़ नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बिगाड़ने दूंगा नहीं। पर ये रास्ता है, ये सफर है, सफर में कुछ भी हो सकता है और सफर में तुम मारे भी जा सकते हो। और मेरी फैमिली पहले से ही बहुत ज्यादा ही असासिनेशन वाली फैमिली हुआ करती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे इस क्लेन में भेजा, इस मूडाउन क्लेन में, ताकि मैं यहाँ पर प्रेस्टीज पाकर यहाँ के ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बन जाऊं और उसके बाद अपनी फैमिली जो कि पहले असासिन की फैमिली हुआ करती थी उसके भी रेपुटेशन को बढ़ाऊं। इसलिए इसी वजह से मैं यहाँ मूडाउन सेक्ट में आया था रहने के लिए। और तुम चाहते हो कि तुम उसे खराब कर दोगे, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और गाइस तभी वो जिन्नू को मारने के लिए एक चिट्ठी लिखता है जिससे कि वो परिंदे से उड़ा देता है कि रास्ते में असासिन से हमारे हीरो को मरवा दीजिए। और गाइस तभी हमारा हीरो भी अगले दिन तैयारी कर लेता है जाने के लिए। पर अगले दिन उसको पता चलता है कि अगर आपको बाहर जाना है, बाहर की दुनिया में जाना है, तो इस पूरे मूडाउन सेक्ट में 7 पेविलियन है, आपको सातों के 7 पेविलियन के जो मास्टर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। ये देखते हमारे हीरो बता रहे यार ये किस प्रकार का सिस्टम है, 7 के 7 एल्डर्स, मुझे पूरी पहाड़ी चढ़नी होगी। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने सफर को स्टार्ट कर देता है जहां पर स्टार्टिंग से ही उसे कुछ ना कुछ दिया जा रहा होता है, कोई गिफ्ट, तलवार, किताबें और पैसे, गोल्ड्स दिए जा रहे होते हैं, रास्ते भर का खर्चा। और जो जिंगयू के जो मास्टर होते हैं वो हमारे हीरो को बहुत सारे नियम बता रहे होते हैं कि बाहर जाकर क्या क्या नहीं करना है। और तभी वो लास्टली जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनके पास पहुंच जाता है जहां पर ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि क्या तुमने सभी एल्डर से मांग ली इजाजत। तो इस पे हमारे हीरो कहता है हाँ। और तभी पूछते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे वाले सामान रख लिए ना तुमने। इस पे हमारे हीरो कहता है हाँ मैंने रख लिया है ग्रैंड मास्टर। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहता है ठीक है जाओ बाहर, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, पर याद रखना डेली मुझे एक चिट्ठी आनी चाहिए तुम्हारी तरफ से कि तुमने आज क्या किया, समझ गए ना जिन्नू, और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे जाकर तुम्हें दिक्कत हो। इस पे हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं समझ गया मास्टर। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो बाहर जाने लगता है और तुरंत ही वो सोच रहा होता है आखिरकार इतनी ज्यादा मुश्किल के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद, मास्टर कितने सेवा करने के बाद मुझे फल मिल ही गया, मैं बाहर आ ही गया, आज मैं बाहर चला जाऊंगा इस नर्क से। और गाइस तभी वो बाहर जाते ही जैसे वो बाहर कदम रखता है वो पहले बाहर की ताजी ताजी हवा को सूंघता है और कहता है हाँ यही तो है, यही तो मैं चाहता था, उस नर्क से निकलने के बाद मैं पहली बार बाहर की इस शुद्ध हवा को महसूस कर सकता हूं, यही तो है आजादी। और गाइस तभी हमारा हीरो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है चुंगू और चुंगसेंग ये लो। इस पे गाइस हमारा हीरो चुंगू को अपना सारा लगेज देता है और चुंगसेंग को अपनी तलवार देता है कि लो ये तुम दोनों संभालो, समझ गए ना। इस पे चुंगसेंग कहता है पर मास्टर आपको पता है जब भी कोई सफर पे निकलता है तो जो सीनियर डिसाइपल्स होते हैं उनको अपनी स्वॉर्ड अपने पास रखनी होती है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है रखना है तो रखो, नहीं तो दो मुझे, मैं इसे फेंक दूंगा। इस पे चुंगसेंग कहता है नहीं नहीं मास्टर मैं इसे रखूंगा, अपने पास रखूंगा। ये सुनते हमारे हीरो कहता है बहुत अच्छे। और तभी वो सोचता है कि जो मूडांग सेक्ट है उससे चोनग्यून गिल्ड के पास जाने तक 30 मिनट का रास्ता है, तो हमें जल्दी करना होगा, हमें चुनग्यून सेक्ट पे पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ सफर पे जा सकें। और वो तुरंत कहता है चलो हमें चलना होगा चुनग्यून गिल्ड के पास, तो चलो चलते हैं। और गाइस तभी हमारे रास्ते को स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। पर तभी वो कहता है कि मैंने जर्नी अपनी तुरंत स्टार्ट की ही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि स्टार्ट करते ही हमें बैंडिट्स मिल जाएंगे, चोर उचक्के मिल जाएंगे अपने रास्ते में, वो भी हमारे जर्नी की स्टार्टिंग में ही। और गाइस तभी हमें चोर उचक्के बैंडिट्स दिखाए जाते हैं। तो गाइस ये जीनी द्वारा भेजे गए होते हैं हमारे हीरो का काम तमाम करने के लिए। और तभी गाइस ये बैंडिट्स कहते हैं हे लड़को जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो हमें दे दो। ये सुनते ही हमारे ना सोचने लगता है अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है मेरे युद्ध करने के बाद, मेरे जंग करने के बाद, पर इतनी चेंज हो गई है कि ये लोग तुरंत ही मूडांग सेक्ट के गेट के पास ही हमें चोरी करना चाहते हैं, पागल पागल हो गए हैं क्या ये सब। और वहीं पे गाइस चुनसेंग कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से रोकने की, तुम्हें हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं, ये मूडांग सेक्ट के हैं, तो समझ जाओ अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस पे ये जो चोरों का गिल्ड लीडर होता है वो कहता है बेवकूफ लड़के क्या तुम्हें लगता है हमें नहीं पता होगा, ये मूडांग सेक्ट एक मरता हुआ सेक्ट है जो कभी भी इस दुनिया से गायब हो सकता है, तो
जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है वो लाकर हमें दे दो। अगर तुम लोग मेरे द्वारा मार नहीं खाना चाहते हो या फिर चोट नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप दे दो, कोई को तकलीफ नहीं होगी तब। और हाँ, याद रखना जो भी तुमने छुपाए हुए पैसे रखे ना अपने पास ट्रैवल के लिए, वो भी निकाल के दे देना। अगर वो पाया मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाइस, ये सुनते ही हमारे लोग खुश हो रहा होता है, वाह ये बैंडिट्स, ये जो चोर चुके हैं वो एकदम नहीं बदले, मेरे पहले समय में भी ये ऐसा ही हुआ करते थे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा समझता हूँ बैंडिट्स, तुम कमाल के काम कर रहे हो। पर गाइस तभी हमारे लोग कहता है, चुनसेंग शाम होने से पहले पहले इन सबका काम तमाम कर दो, समझ गए ना? हमें जल्दी से उस चुनयोंग गिल्ड के पास पहुंचना है, समझ गए? इस पे चुनसेंग कहता है, समझ गया अंकल जी। और तभी ये कहता है सबसे कि देखो बैंडिट्स, अगर तुम लोग यहाँ से भी चले जाते हो तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। इस पे बैंडिट्स का लीडर कहता है, सुना सबने, हा सुना सबने, ये कह रहा है कि ये हमें मारने वाला है, ठीक है फाड़ दो इनको। और गाइस ये कहने के साथ ही वो अटैक कर देता है चुनसेंग पे, जिसमें गाइस ये जो चुनसेंग होता है वो पहले अटैक को डॉज करता है और दूसरा बैंडिट इस पे तुरंत ही अटैक कर देता है, उसको भी चुनसेंग डॉज करता है और अपने स्वॉर्ड से ही दोनों की पीठ पे एक एक स्वॉर्ड दे मारता है, जिससे कि वो दोनों की पीठ में दर्द होने लगता है। पर गाइस तभी दो और बैंडिट्स चुनसेंग पे अटैक कर देते हैं। इसे देख के चुनसेंग अपने स्वॉर्ड से दोनों के अटैक को रोकता है। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो इन सभी को देख के सोच रहा होता है कि सभी जो चोर हैं, चुचक्के हैं, बैंडिट्स हैं, वो उतने खास नहीं लग रहे हैं सिवाय इन दोनों की मूवमेंट्स और इन दोनों की टेक्निक बहुत ज्यादा ही कमाल की है। हो सकता है इनका जो लीडर है ये दोनों ही हो, ये दोनों अपने चिले चपाटी के बीच में छुपे हुए हैं और इन सबसे अटैक करवा रहे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कभी इन्हें मौका मिले और अटैक कर दें। पर ये तुम लोग का प्लान बहुत ज्यादा ही बकवास है, तुम लोग को चुनसेंग के बारे में नहीं पता है। चुनसेंग स्वॉर्ड क्यूआई को एक्वायर कर चुका है और कुछ दिनों बाद वो स्वॉर्ड प्लाज्मा स्टेट को भी एक्वायर कर लेगा और ये मेरे अंडर में ट्रेनिंग कर रहा है, ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और तुम सबको वो छुट्टी कर सकता है। तुम जैसे दो बैंडिट्स इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। पर गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों बैंडिट्स होते हैं वो चुनसेंग के स्वॉर्ड को ही उछाल देते हैं और दूसरा बैंडिट हमारे चुनसेंग पे अटैक कर देता है। ये देख के हमारे हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है। वहीं पे चुंगू कहता है, मास्टर अब हम क्या करें? वहीं पे हमारा हीरो देख के सोच रहा होता है, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया, चुनसेंग के पास रियल फाइटिंग स्किल तो है ही नहीं, उसने कभी असली में लड़ाई तो किया ही नहीं है किसी से। एक मार्शल आर्ट सेक्ट में फॉर्मेशन के साथ लड़ाई करना जिसमें एक टेक्निक होती है उसमें, और एक रियल बैटल में लड़ाई करना, दोनों ही अलग चीज है। क्योंकि रियल बैटल में लड़ाई करने का मतलब होता है खूंखार चीजें, किलिंग इंटेंट और कभी भी कुछ भी हो जाना। और इसीलिए ये जो चुनसेंग है वो अगर इसमें लड़ाई करता है तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाएगा और घबराने के साथ ही वो ऐसे कुछ गलत डिसीजन ले लेगा जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और गाइस वही डिसीजन यहाँ पे चुनसेंग ले लेता है क्योंकि वो जैसे ही पीछे हटता है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है। वहीं पे जो दूसरा बैंडिट होता है वो तुरंत ही चुनसेंग की गर्दन पे अटैक करने जा रहा होता है। ये अटैक चुनसेंग के पास और करीब पहुंच रहा होता है। चुनसेंग ये देख के सोचता है, अरे यार मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूं और उसे लगने वाली होती है गाइस ये स्वॉर्ड। पर गाइस तभी हमारा हीरो आगे आ जाता है और इसके स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, चुनसेंग मैं चाहता था कि तुम इसे सीखो कुछ और नई नई टेक्निक्स अपनाओ और लड़ाई करना जानो कि कैसे रियल बैटल में फाइट करते हैं, पर इसके लिए अब वक्त नहीं है। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो दोनों हाथों से घुमाकर इस स्वॉर्ड को एक ही बार में तोड़ देता है और तुरंत ही अपने रेज में आकर अपने हाथों को मुक्का बनाकर एक कुश्ती वाली जोरदार तरीके से एक मुक्का दे मारता है इस दूसरे बैंडिट के सिर पे, जिससे कि दूसरा बैंडिट वहीं पे गिर जाता है। और तभी हमारा हीरो उस टकले जो कि गिरा होता है उसके टकले के ऊपर अपने पैरों को रख के कहता है, तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स लग रहे हो, जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा अभी तक मर्डर किया हो और तुम्हारे पीछे जो एमेच्योर्स हैं यानी जो निखट्टू ने सीखे हैं उन लोग तुम्हारे टीम के नहीं लग रहे हैं। तो बताओ तुम लोग कहां से आए हो? तुम दोनों को तो ऐसा देख के लग रहा है कि तुम लोग को किसी ने सुपारी दी हुई है हम दोनों की। पर गाइस ये सुनते ही जो दूसरा बैंडिट होता है वो हमारे हीरो पर हिडन नाइफ से अटैक कर देता है, कुनाई से अटैक कर देता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो इन सारे कुनाई को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और सबको कलेक्ट कर लेता है। वहीं पे ये जो बैंडिट होता है वो इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से भागने लगता है और सोच रहा होता है, ये लड़का ये नॉर्मल लड़का नहीं है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से भाग लो। पर गाइस तभी हमारा हीरो वहां पे आ जाता है और अपने हाथों को इसके मुंह पे दबाते हुए जमीन पर पटकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो एक टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करता है जहां पे वो इस बैंडिट के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पैरों को इसकी पीठ पे रख देता है। गाइस ये बहुत खतरनाक टेक्निक होती है। और तभी वो उसके हाथ को पकड़ के खींचने लगता है उखाड़ने की तरह और कहता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तो इस पे बैंडिट कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब कुछ उगल दूंगा? तो इस पे हमारा हीरो फिर इसके हाथों को पकड़ के और तेजी से खींचने लगता है और इसकी हड्डियों को क्रैक कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वुडन सेक्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं तुम्हें अच्छे से अथॉरिटी के पास छोड़ दूंगा और फिर वहां से तुम्हें सजा दिलाने के लिए फिर छोड़कर चला आऊंगा? नहीं बच्चे, मैं वैसा नहीं हूं, वुडन सेक्ट ऐसा करती होगी पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। और गाइस तभी ये चिल्ला रहा होता है, तुम रूथलेस इंसान हो, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते, मुझे छोड़ दो। पर गाइस तभी हमारा हीरो उसके एक और हाथ की हड्डियों को तोड़ते हुए कहता है, मुझे तुम रूथलेस कह रहे हो? तुमने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी तो चलो बताओ अब तुम्हें किसने भेजा था? पर गाइस इस पर भी ये मुंह नहीं खोलता। इस पे हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है नहीं बताओगे, लगता है मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। इस पे ये बैंडिट कहता है, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। पर गाइस तभी हमारा हीरो मुक्के पे मुक्का बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत जोरदार तरीके से इसे पीट रहा होता है। ये देख के जितने एमेच्योर यानी निखट्टू टाइप के जो ये गिल्ड बैंडिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये क्या कर रहा है, ये तो उस मास्टर की तरह बिल्कुल नहीं, मूड ऑन सेक्ट वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ अलग है। और गाइस तभी हमारा हीरो के ऊपर कीचड़ पड़ जाता है, खून पड़ जाता है और वो उन्हें साफ करते हुए कहता है, अरे यार मेरा ये रोब गंदा हो गया खून से और इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो बताओ अब मुझे कौन बताएगा इसके बारे में कि ये कहां से आया है? इस पे ये सारे बैंडिट सोचने लगते हैं, अरे यार अगर हम इसके हत्थे पड़े तो हमारा हाल खराब हो जाएगा। और गाइस तभी कहने लगते हैं, मैं बताऊंगा नहीं मैं बताऊंगा। और गाइस तभी हजारे के चारों बंदे बताने लगते हैं हमारे हीरो को कि ये लोग कहां से आए हुए हैं और ये बताते हैं कि ये डोंग्यू ग्यू नाम की एक सिटी है जहां पे गाइस ये जियू की फैमिली रहती है, वहां से ये लोग आए हुए हैं। और वहां की जो पेट्रोलिंग फैमिली है ना वो सभी चोर उचक्कों से टोल लिया करती है यानी उनसे हफ्ता लिया करती है। पर इस बार वो लोग हफ्ता नहीं लिए बल्कि एक मिशन दिए कि जाओ और मूडांग सेट के बाहर खड़े रहो, वहां पर छुपे रहो और जैसे ही 3 यंग मास्टर वहां से आ रहे होंगे ना उन्हें तुम लोग किडनैप करके यहां पर ले आना और उसके बाद तुम लोग का काम खत्म हो जाएगा।
और ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार क्या सच में हमें सिर्फ किडनैप करने के लिए ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, पर ऐसा क्यों करेंगे ये लोग। पर गाइस तभी वो सोचता है एक कारण हो सकता है, अगर इन सबको बहुत ज्यादा ही पैसे दिए गए हों तो ये सब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे आके गलती कर रहे हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है कि चलो बता दो, अब एकदम सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुम लोग को किस फैमिली ने भेजा है, क्योंकि मेरा सब्र का बाण अब टूट रहा है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूं। गाइस हमारे हीरो ने अभी भी ये फिगर आउट नहीं किया होता है कि आखिर इन सबको किसने भेजा होता है। ये सब बहुत ज्यादा ही जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन सबको किसने भेजा, क्योंकि गाइस ये तो लीडर होते नहीं है और इन्हें सच में नहीं पता होता कि इन्हें किसने भेजा है। इस पे हमारा हीरो देख के सोचता है लगता है सच में इन सबको नहीं पता कि इन सबको किसने भेजा है। और तभी वो पूछता है, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि गवर्नमेंट ने ये दोनों बैंडिट्स जिन्हें मैंने पीटा है इन दोनों के ऊपर कितना इनाम रखी हुई है। तो इस पे ये बैंडिट्स कहते हैं, सर एक व्यक्ति के ऊपर 10 सिल्वर नयांग है, यानी 10 चांदी के सिक्के हैं। ये सुनते ही हमारे को सोच लगता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही कम है। और तभी वो कहता है, ये छोड़ो तुम्हारे पास कितने हैं इस समय। और गाइस तभी ये सारे के सारे जितने भी बैंडिट्स के पास पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं चांदी के सोने के, वो निकाल के हमारे हीरो को दे देते हैं और कहते हैं बस हमारे पास इतना ही है। तो इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है चलो अब जाओ और इन दोनों को भी साथ में लेकर जाओ, इन दोनों का इलाज करवा देना। पर गाइस वहीं पे ये जो चोनवू और जुनसंग होते हैं वो दोनों ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, आपने चोरों से चोरी कर ली। पर गाइस हमारा हीरो तभी इन सभी बैंडिट्स से कहता है, ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, पर याद रखना जिंदगी में अब अच्छे काम स्टार्ट कर देना करना। अगर तुम लोगों ने अच्छाई का रास्ता नहीं चुना तो ये सिक्का देख रहे हो ना, जैसे मैंने इस ब्रॉन्ज मोहर को दबाया है उसी तरह तुम लोग को भी दबा दूंगा। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, यस यस मास्टर हम समझ गए, हम आज से अच्छाई की तरफ चले जाएंगे और किसी और गांव में जाकर बस जाएंगे, वहां पर हम खेती बाड़ी करेंगे, पर ये चोरी चकारी का काम नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा हीरो कहता है, नहीं नहीं तुम लोग को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम लोग कर रहे हो ना ठीक ठाक ही काम कर रहे हो, जाओ चोरी चकारी करो, सबसे हफ्ता वसूलो और जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सारे काम करो। और गाइस तभी ये सारे बैंडिट कहते हैं, नहीं नहीं मास्टर हम समझ गए, अब हम समझ चुके हैं जिंदगी क्या है, हम अब चोरी चकारी का काम छोड़ रहे हैं, हम कभी नहीं करेंगे। इस पे हमारा हीरो इस सिक्के से ये जो बंदा कह रहा होता है उसकी खोपड़ी में मार देता है, जिससे उसका खोपड़ी फूट जाता है और कहता है हमारा हीरो, मैंने कहा ना तुम लोगों से कि जाओ चोरी चकारी करो, अपना काम मत छोड़ो, समझ गए ना, जो तुम लोग कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, अपनी जिंदगी लिए कर रहे थे, तो जाओ अच्छाई का रास्ता कभी मत चुनना, समझ गए ना। और गाइस तभी वो सब वहां से भाग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम कभी भी अब बुराई का काम नहीं करेंगे, हम सही रास्ते पे अब चलेंगे, हम कभी बुराई काम नहीं करेंगे। वहीं पे गाइस हमारे हीरो की एक्शन को देखकर ये जो चुनसेंग और चुनवू होते हैं वो दोनों ही आश्चर्यचकित होकर सोच रहे होते हैं, अरे मास्टर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आपने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि आपने ब्लैकमेलिंग की है और उसके बाद आपने इन सबसे उसका पैसा भी छीन लिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे आइडल मास्टर हो, आप ही ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे। और गाइस इन दोनों के सोचते ही हमारा हीरो कहता है, हे चुनवू चुनसेंग हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है यार, जल्दी चलो, हमें जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। और गाइस हमारे हीरो के कहते ही ये हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि डांगू शहर में एक बुंगचंग प्रोविंस नाम की जगह पे गया होता है, जहां पर गवर्नमेंट का ऑफिशियल जगह होता है, जहां पे गवर्नमेंट सरकार रहती है। और वहीं पे हमारा हीरो इन गुंडों को सौंप रहा होता है, बैंडिट्स को सौंप रहा होता है जिन्हें हमारे हीरो ने हराया होता है। और तभी हमारा हीरो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं यूं गया और तुरंत ही इन सब का जितना भी मनी है ना, इन सब के ऊपर इनाम रखा गया था उसे लेकर मैं यूं आया। पर गाइस तभी हमारे हीरो अंदर चला जाता है, वहीं पे चुंगसेंग और चुंगवू दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं इतने लंबे सफर को तय करके। पर तभी चुनवू कहता है, जुंगसेंग ब्रदर क्या ये सही था, मास्टर अंकल ने इतनी कड़ी तरीके से इतनी बेदर्दी से इन सारे बैंडिट्स को मारा, मुझे उन्हें देखकर ही उनके ऊपर दया आ रही थी, क्या ये सही था। तो इस पे चुंगसेंग कहता है, पर मुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आया, तुम्हें पता है ये जो बैंडिट्स थे वो हर जगह पे फेमस थे अपने काले कारनामों के लिए, वो लोग सबको लूटा करते हैं, मारा करते हैं, और मास्टर ने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया, उनके दिल में ऐसा डर डाल दिया है कि वो कभी भी अब जीवन में अपने बैंडिट्स का काम चोरी चकारी नहीं करेंगे, तुम समझ रहे हो। इससे मास्टर ने उन सबकी लाइफ चेंज कर दी। तुम्हें पता है मैं जब छोटा था ना तो मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इन चोरों उचक्कों द्वारा खो दिया था, यानी उन्होंने मेरी फैमिली का कत्ल कर दिया था, उन्होंने बेमतलब के ही बिना किसी रीजन के गांव वाले सभी लोगों को मार दिया। पर अगर मास्टर मंगवा वहां से नहीं गुजर रहे होते तो मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाता, वो वहां पे आए और सारे बैंडिट्स को मारकर जेल में डाल दिया। पर तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ, वो सारे बैंडिट्स घूस देकर ब्राइब करके सारे ऑफिशियल्स को वहां से निकल गए और उसके बाद फिर से इन सारे गांव वालों को मारने लगे। मेरा बचपन से ही बस एक ही गोल था कि मैं बड़ा होकर ताकतवर बनूंगा तो मैं एक एक बैंडिट्स को खोज खोज के मारूंगा, उन सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। पर मैंने जब अपना गोल अपने मास्टर्स बांगवा और उनके साथी एल्डर्स को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें एक ट्रू एनलाइटमेंट व्यक्ति बनना है तो तुम्हें अपने दिमाग में शांति खोजनी होगी, अपने बदले को दूर करो, तभी जाके तुम पीस को पा सकते हो, शांति को पा सकते हो। पर जो अंकल थे वो बिल्कुल अलग थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोका और खुद ही बैंडिट्स को पीटने लगे। उन्होंने मुझे दिखाया कि आखिर अपना गुस्सा उतारना कैसा होता है और उनसे मुझे एक एनलाइटमेंट प्राप्त हुई है। ये देखते ही चोंगू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है क्या सच में इन चुंगसेंग ब्रदर को मेरे मास्टर अंकल से एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद हमें किसी भी सच की समझ आ जाती है कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है। और गाइस तभी ये चुंगसेंग समझाता है हमारे हीरो की सच्चाई कि उसने जो हमारा हीरो है उसने सिर्फ बैंडिट्स को मारा नहीं बल्कि उनसे कहा कि जाओ तुम लोग फिर से क्राइम करो, और उनके दिल में डर डाल दिया कि अगर वो जिंदगी में कभी भी फिर से क्राइम करते हैं तो वो हमारा मास्टर अंकल उसे फिर से खोजेगा और उन सबकी फिर से उतनी तगड़ी धुलाई करेगा, इससे वो कभी भी जीवन में अपने फिर से ये सब गंदा काम नहीं करेंगे। इस दुनिया में मास्टर अंकल जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर सारा ब्लेम रखते हुए अपने बुराई को करते हुए हर जगह पे रोशनी फैलाते हैं। और तभी चुंगसेंग रोने लगता है और कहता है मैंने आज से कसम खा ली है कि मैं मास्टर अंकल को ही फॉलो करूंगा और उनके साथ रहकर उनके पैरों के कदमों के आगे चलते चलते सारे जीवन की जीऊंगा, मैं उनका अच्छा सेवक बनूंगा और खुद एनलाइटमेंट प्राप्त करके जानूंगा कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है। वहीं पर चुंगवू भी रोने लगता है और कहता है मास्टर अंकल आप कितने ज्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो हम सबके लिए। पर वहीं हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो इस गवर्नर की दाढ़ी को घींचते हुए कह रहा होता है तुम्हें लग रहा है कि वो लोग
जो गुंडे थे, वो बैंडिट्स थे, वो बस पर पर्सन 10 नयांग के ही मूल्यवान थे। तुम्हें पता है मेरे डिसाइपल्स को चोट पहुंची, उनका कपड़ा फट गया, कम से कम 1 नयांग यानी 1 चांदी के सिक्के तो बढ़ाओ, एक बढ़ा दो, बस एक बढ़ा दो। इस पे गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, अरे तुम मुडांग सेक्ट के बंदे हो या फिर कोई चोर उचक्के हो, मैंने पहले ही कह दिया ना, ये बाउंड्री डिसाइड हो चुकी है, ये बढ़ेगी नहीं। और वैसे भी उन 2 बैंडिट्स में से एक बंदे का इतना मुंह इतना तगड़े तरीके से पीटा गया है कि उनका शकल खराब हो गया है, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं सकता कि आखिर वो सच में बैंडिट है कि नहीं है। तो इस पे हमारे लोग कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं मुडांग सेक्ट का मास्टर तुमसे झूठ बोल रहा हूं सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें लगता है एक मुडांग सेक्ट का मास्टर ऐसा करेगा? ये सुनने के साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, ठीक है मुझे छोड़ो, मेरी दाढ़ी छोड़ो, और ये लो 1 नयांग मैंने बढ़ा दिया है। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा कोई मुडांग सेक्ट का मास्टर नहीं देखा। पर गाइस तभी हमारे लोग कहता है, ब्लेसिंग्स, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये बताओ क्या तुमने कभी ली पिलियोंग नाम के आदमी का नाम सुना है? ये सुनते ही गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, हाँ मैंने सुना है ली पिलियोंग नाम के आदमी का नाम। वो पिलियोंग क्लेन से बिलोंग करता है, वो इतना बड़ा वीसीएस इंसान है कि वो हमारे हाथों से बार-बार छूट जाता है। हम उसे जब पकड़ने जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं से भाग जाता है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पाते। तो इस पे हमारे लोग कहता है, कितने का डिमांड है उस पे? ये सुनते गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो हमारे लोग कहता है, आखिर उसकी बॉडी कितने नयांग की है, यानी कितने चांदी के सिक्के की है? तो इस पे गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, 20 चांदी के सिक्के ली पिलियोंग को पकड़ने के। ये सुनते हमारे लोग हंसने लगता है, 20 चांदी के सिक्के, तब तो उसने बहुत ज्यादा ही बुरे बुरे काम किए होंगे, मैं उसे जरूर पकड़ के लाऊंगा। तो गाइस ली पिलियोंग मैं बता दूं आपको, वही बंदा होता है जिसे जियुग ने हमारे हीरो को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है मारने के लिए, और उसी बंदे ने उन सारे बैंडिट्स को भेजा होता है हमारे हीरो को मार कर पकड़ कर लाने के लिए, और अब हमारा हीरो ली पिलियोंग को खोज रहा है उसे मारने के लिए। पर गाइस तभी गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि क्या तुम सच में ली पिलियोंग को पकड़ने जा रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देता हूं, उसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसका जो मार्शल आर्ट है ना वो एक्सपेक्शनल है, यानी बहुत ज्यादा कमाल का है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए हमारे हीरो सोचता है, उसका मार्शल आर्ट एक्सपेक्शनल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, माय फुट, समझ गए ना? और गाइस ये बोलने के साथ ही हमारे हीरो बाहर जाने लगता है और सोच रहा होता है कि ली पिलियोंग आज तक इसलिए कोई नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसका सारा गैंग रेड लाइट एरिया में छुपा हुआ है, और उसमें सरकार कभी भी खोजने नहीं जाती है। ये कहो कि तुम लोग नहीं अच्छे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो उस तरीके के कि तुम लोग ली पिलियोंग को पकड़ पाओ। पर कोई बात नहीं, ली पिलियोंग को अब मैं पकड़ूंगा। वैसे भी मुझे उससे कुछ सवाल जवाब तो करना ही है, पर मैं उसे पकड़कर ये जो बाउंटी का मनी है ना वो भी प्राप्त कर लूंगा, जिससे पैसे ही पैसे हो जाएंगे। और गैस तभी वो बाहर जाता है, पर गैस तभी जैसे ही हमारे बाहर निकलता है वैसे ही ये जो चुनवू और चुंगसैंग होते हैं वो दोनों ही रोते हुए आ रहे होते हैं, कहते हैं, अंकल अंकल मास्टर, हम आपको एडमायर करते हैं अंकल, हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे। पर गैस तभी हमारे सोचने लगता है ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, पर छोड़ो जाने दो, इतनी दूर का सफर करके ऐसा आए, जरूर ये सब थक चुके होंगे।